अध्याय 111। अन्वेषण। तारामंडल किसी प्रेतवादित घर की तरह शांत था। गैस के दानवों, क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों और अंतरिक्ष में चुपचाप परिक्रमा करने वाले अन्य कबाड़ से कुछ भी नहीं निकला। गिरे हुए आधार के अलावा बाराकुडा को मानव निवास का कोई अन्य लक्षण नहीं मिला। भले ही कोई खतरा सामने न आया हो, फिर भी जहाज ने अपनी सुरक्षा को तैयार रखते हुए सावधानी से यात्रा की। खेल का नाम है सावधानी। वेस ने डिट्रिच को समझाया जब उसने बाराकुडा के स्टॉक में मौजूद उपकरणों के साथ हैरियर मेक को संशोधित किया। मैं किसी जाल में नहीं फंसना चाहता। मैं लापरवाही से आगे बढ़ने और अपने जीवन को दांव पर लगाने के बजाय पीछे हटना और एक अवसर गंवाना पसंद करूंगा। डिट्रिच ने अपना गियर स्वयं जांचा। जबकि बाराकुडा में शस्त्रागार का अभाव था, पायलट अपना गियर स्वयं लाया। उनका मुख्य काम हैरियर को चलाना था, इसलिए उन्होंने वेस को अपनी अतिरिक्त पिस्तौल उधार देने के लिए तैयार किया। हल्की बैलिस्टिक पिस्तौल ने स्मार्ट प्रोजेक्टाइल दागे, जिससे उनके सामने आने वाली स्थिति के आधार पर स्वचालित रूप से उनकी प्रोफाइल बदल गई। कवच से मुठभेड़ के मामले में गोली प्रवेश मोड में प्रवेश कर गई, जिससे वे बाधाओं को भेदने में सक्षम हो गई। मांस का सामना करते समय गोली विखंडन मोड में प्रवेश कर गई, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि निहत्थे लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर क्षति हो। हालांकि पिस्तौल अनुकूलनीय थी, इसकी मैगजीन में केवल 15 राउंड ही चलते थे। डायट्रिच ने सटीकता के लिए पिस्तौल और उसकी गोलियों को अनुकूलित किया। अपनी उत्कृष्ट निशानेबाजी के कारण उन्होंने स्वचालित ट्रैकिंग प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया, जिससे निशानेबाजों को लक्ष्य पर निशाना साधने में मदद मिलती थी। पिस्तौल सौंपने से पहले उसने सिस्टम को फिर से सक्रिय कर दिया ताकि वे जैसा शौक या वास्तव में कुछ मार सके। एक दिन की यात्रा के बाद बाराकुडा अंततः भंजर ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। केंद्रित स्कैनिंग के एक दौर के बाद जहाज को कोई आसान खतरा नहीं मिला। हालांकि जोखिम भरा था, वेस ने बाराकुडा को बेस से 1 किलोमीटर दूर उतरने देने का फैसला किया। जहाज आसानी से ग्रह के अत्यंत पतले वातावरण में डूब गया और अपने वंश को नियंत्रित करने के लिए अपने शक्तिशाली थ्रस्टर्स और एंटीग्रेव मॉड्यूल का उपयोग किया। कार्वेट जितने हल्के जहाज को औसत ग्रह के गुरुत्वाकर्षण कुएं में प्रवेश करने या बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार जब बाराकुडा ने अपने लैंडिंग स्ट्रट्स को बढ़ाया और कुछ हद तक समतल सतह पर उतरा, तो जहाज ने अपने शक्तिशाली कम दूरी वाले सेंसरों को बढ़ाया। एक छोटी सी हैच खुली और कुछ छोटे अवलोकन बोर्ड छोड़े जो एक चौड़े घेरे में फैल गए। वेस ने पुल पर खड़े होकर जहाज की व्यापक स्कैनिंग द्वारा एकत्र किए गए डेटा का अध्ययन किया। मानचित्र की स्थलाकृति और भी अधिक विस्तार से भरी हुई है। नक्शे में यह भी दिखाया गया कि नीचे क्या छिपा है। आसपास जाल का कोई निशान नहीं है। बाहर निकलना सुरक्षित है। हैरियर ने बाराकुडा के कार्गो खाड़ी से बाहर निकलकर अपने उड़ान मॉड्यूल को चालू कर दिया। मेक ने सावधानी से हवा में ऊपर उठाया और सतर्क मुद्रा में आसपास गश्त की। इसकी बैलिस्टिक राइफल विभिन्न चट्टानों और अन्य संदिग्ध इलाके की विशेषताओं पर केंद्रित थी। 10 मिनट की विस्तृत स्कैनिंग के बाद मुट्ठी भर अवलोकन रोबोट अंततः बेस के पास पहुंचे। इसकी संरचना से एक चट्टान के किनारे बनी जख्मी और खंडहर संरचना केवल एक भूमिगत परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती थी। आधार के खुले हिस्से में गिरने से पहले बॉट्स ने सावधानीपूर्वक बाहरी हिस्से को स्कैन किया। इस बीच वेस और हैरियर दोनों बेस के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। वेस एक जिज्ञासु लकी को अपने कंधे पर बैठाकर एक छोटे से तैरते हुए मंच पर सवार होकर साइट पर पहुंचे। किसी भी अन्य चीज को लाने पर उसका पता लगाए जाने या हैक होने का जोखिम रहता है। उन्होंने अवलोकन बॉट्स का उपयोग करके पहले ही परंपरा को तोड़ दिया है।
वेस ने एक क्रूड स्टैंडअलोन रिसीवर तैयार किया जो किसी अन्य सिस्टम को उजागर किए बिना बॉट्स द्वारा प्रसारित डेटा की व्याख्या कर सकता है। हालांकि यह एक अचूक तरीका नहीं था, लेकिन इससे बचे हुए किसी भी रक्षा तंत्र में देरी होनी चाहिए। अवलोकन रोबोटों ने भूमिगत गलियारों का मानचित्रण करने में अपना भरपूर समय लिया। बहुत सारा विविध मलबा इधर उधर बिखरा हुआ था। कई बख्त कर बंद दरवाजों को जबरदस्ती खोल दिया गया था। किसी भी स्कैन में किसी शव या उपकरण का पता नहीं चला। केवल ऐसे निशान बचे हैं जो एक हताश रक्षा की कहानी बताते हैं। जब डायट्रिच ने अपने कॉकपिट से डेटा पढ़ा तो वे गंभीर हो गया। रक्षक लड़ते हुए नीचे चले गए। यदि वे भाड़े के सैनिक हैं, तो उन्हें अंतिम व्यक्ति तक नहीं लड़ना चाहिए था। ये अजीब है। शायद आपने गलत अनुमान लगाया। रक्षकों ने स्वयं को भाड़े के सैनिकों के रूप में प्रचलन किया होगा। ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने इन व्यापारियों को काम पर रखा था, उन्होंने उन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया हो। किसी संदिग्ध निगम के लिए उनके परिवारों को बंधक बनाकर रखना कोई असामान्य बात नहीं है। सच्चाई जो भी हो, पता लगाने का एकमात्र तरीका अंदर कदम रखना था। वेस ने अवलोकन बॉट्स को वापस बुला लिया और उन्हें जहाज पर वापस भेज दिया। बाराकोडा ने स्वचालित रूप से उन्हें गश्त में शामिल कर लिया। अपने भागने का मार्ग सुरक्षित होने के कारण एक मेक और एक उपयुक्त मानव ने अंधेरे के अंदर कदम रखा। हैरियर ने अपनी शक्तिशाली सर्चलाइटें सक्रिय कर दी, जिससे तत्काल क्षेत्र रोशन हो गया। वेस के एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में हाथ के आकार का मल्टी स्कैनर था। छोटे उपकरण ने साफ सुथरे युद्ध स्थल से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत की। मेरे स्कैनर का अनुमान है कि 75 तक युद्ध द्वारा छोड़े गए निशानों से 90 मेक्स ने गोलीबारी की। हमलावर पूरी मेच रेजिमेंट की ताकत के साथ आए थे। यह लगभग 50 से 60 महीने है। रक्षकों के पास समकक्ष ताकत होनी चाहिए। यदि वे पैंट नीचे करके पकड़े जाते, तो केवल शिफ्ट वाले ही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार होते थे। जैसे ही यह जोड़ा सुरंग में दाखिल हुआ, वे एक टूटे हुए एलिवेटर शाफ्ट पर पहुंच गए। हैरियर की उड़ान प्रणाली और वेस के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के साथ वे सावधानी से नीचे की मंजिल पर उतरे। चौड़े मशीनी आकार के गलियारों के बाहर उन्हें कई खुली हुई गुफाएं मिलीं। स्कैनर के बिना भी वेस बता सकता था कि वह स्थान एक गोदाम के रूप में कार्य करता है। रिक्त स्थान को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। मेरा अनुमान है कि आने वाला माल बाईं गुफा में संग्रहित किया जाता है, जबकि तैयार उत्पाद दाहिनी गुफा में संग्रहित किया जाता है। बहुत बुरा है कि सब कुछ खत्म हो गया। हमलावरों ने लोडिंग उपकरण भी नहीं छोड़ा है। सभी संकेतों से पता चला कि आधार एक उत्पादन सुविधा के रूप में कार्य करता है। इससे उनका उत्साह बढ़ गया। वेस को मूल्यवान उत्पादन उपकरण बचाने का मौका मिला। डिट्रिच को उम्मीद थी कि हमलावर कुछ चोरी करने से चूक गए जिन्हें वे बड़ी कीमत पर बेच सकता था। लकी तब उपयोगी साबित हुआ जब वेस ने यांत्रिक बिल्ली को खाली गुफाओं में घूमने दिया। यह टस्कों और धातुओं के स्क्रैप खोजने में कामयाब रहा। कोई भी निशान विदेशी नहीं था, इसलिए वेस ने जल्दी ही अपनी रुचि खो दी। वे गोदाम अनुभाग से बाहर निकले और दूसरी भूमिगत मंजिल पर तैरने लगे। भूरे रंग की प्रबलित धातु की दीवारों ने गर्म हरे रंग के लिए रास्ता बना दिया। देखने से लगता है कि बैरक और मेज अस्तबल इसी मंजिल पर हैं। उन्हें खाली बिस्तर, बर्बाद अवकाश कक्ष और आधे नष्ट यांत्रिक अस्तबल का सामना करना पड़ा। यहाँ लड़ाई कठिन थी, लेकिन रक्षक पहले ही बर्बाद हो चुके थे। हैरियर ने सावधानी से कुछ मलबे को एक तरफ हटा दिया, जबकि वेस ने मेज अस्तबल के चारों ओर ताक झांक की। सफाई कर्मियों ने बहुत सा सामान पीछे छोड़ दिया। ग्रिच, कटर और विभिन्न बैटरियां जैसे उपकरण इधर उधर बिखरे हुए थे।
वेस ने एक कटर उठाया और एक अतिरिक्त बैटरी डाली। उपकरण केंद्रित ताप और प्रकाश की चमक से जगमगा उठा। यह चीज केवल कुछ हजार क्रेडिट के लायक है, वेस ने कहा और कटर को फेंकने से पहले उसे बंद कर दिया। यहाँ कुछ भी हमारे समय के लायक नहीं है। असली कीमती सामान में एक और कोई भी स्पेयर पार्ट्स होना चाहिए। जिसने भी अस्तबल खाली किया उसने बहुत अच्छा काम किया है। वीरानी के बावजूद वेस हार मानने वाला नहीं था। वह लगातार अपने मल्टी स्कैनर को फैलाता रहा और उन क्षेत्रों की खोज करने लगा जहां मशीन तकनीशियनों ने अपने गियर रखे थे। लकी ने भी इधर उधर सूंघा और उत्तेजना में तेजी से म्याऊं म्याऊं करने लगा। क्या हो रहा है दोस्त? क्या आपको कुछ मिला? बिल्ली ने उसके पंजे को एक सामान्य धातु के फर्श पैनल से खरोंच दिया। वेस ने अपने मल्टी स्कैनर से स्थान को गहराई से स्कैन किया। मशीन को एक छिपे हुए डिब्बे के संकेत मिले। तुमने क्या पाया, वेस? नीचे कुछ मूल्यवान होना चाहिए। कुछ मिनट तक टटोलने के बाद वेस कोई ट्रिगर ढूंढने में असफल रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे खोलकर देखूं? नहीं, हम अंदर जो है उसे बर्बाद नहीं करना चाहते। यदि मेरा अनुमान सही है तो हम एक छोटी सी संपत्ति देख सकते हैं। मुझे इसे संभालने दो। उसने एक और यादृच्छिक प्लाज्मा कटर उठाया और फर्श में एक छेद काटने के लिए आगे बढ़ा। आखिरी बार जब उन्होंने रिक्टरसबर्ग में अध्ययन किया था तब उन्होंने एक पूर्ण शक्ति वाले प्लाज्मा कटर का संचालन किया था। उसने कटर को सावधानी से पकड़ा और सुनिश्चित किया कि वे उन सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करे जो वह अभी भी अपने दिमाग से निकाल सकता है। आखिरी चीज जो वह करना चाहता था वह थी अपने पैरों पर गर्म प्लाज्मा छिड़कना। कुछ मिनटों के बाद उसने एक आदमी के आकार का छेद काटना समाप्त कर दिया। उन्होंने प्लाज्मा कटर को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया और उसकी बैटरी निकाल दी। एक चुंबकीय उपकरण की मदद से उसने धातु के कटआउट को उठाया और किनारे पर रख दिया। जैसे ही वेस ने अंदर कदम रखा एक लेजर किरण उसके धड़ पर पड़ी। आखिरी क्षण में उसके माले का ढाल जनरेटर चालू हो गया और एक पल में उसके चार्ज का 5% खर्च हो गया। वापस आना। डिट्रिच ने जैसे ही अपनी बैलिस्टिक राइफल तान दी वह अपनी चाल से उछल पड़ा। वेस आग की रेखा को तोड़ते हुए किनारे की ओर कूद गया। उसने अपनी हथेली फैला दी। गोली मत चलाओ, आप अंदर सब कुछ उड़ा देंगे। हैरियर न केवल चेतावनी के कारण पीछे हट गया बल्कि इसलिए भी क्योंकि वेस बहुत करीब था। एक मेक आकार की राइफल की गतिज ऊर्जा किसी इंसान को निकटता से आसानी से मार सकती है। जहां तक मुझे पता है अंदर केवल एक ही पैदल सेना विरोधी रक्षा उपाय है। क्या आपको लगता है कि यह जीवित है? डिट्रिच ने पूछा। वह अपनी सहज आक्रामकता को कम करने में सफल हो गया जब उसने देखा कि वेस रहस्यमय तरीके से बिना किसी झुलसे के हमले से बाहर आ गया। यह संभव है, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। जिसने भी इसे खोदा उसने अपने आकाओं की पीठ पीछे ऐसा किया। वे इसका उपयोग भोजन और हवा जैसी बेकार चीज को छिपाने के लिए नहीं करेंगे। आइए एक अवलोकन बोर्ड को बुलाएं। कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी हैरियर की उंगली को उद्घाटन में फैलाएं। हम नजर डालने के लिए आपके बाह पर लगे सेंसर का उपयोग करेंगे। ह्यूमनॉइड मशीन की उंगलियों में बहुत कम कवच होता है, लेकिन वे आसानी से इसका सामना कर सकते हैं। एकल पैदल सेना स्केल लेजर बीम। जैसा कि डिट्रिच ने वेस के सुझाव के अनुसार किया, उन दोनों को अंदर का अच्छा नजारा देखने को मिला। उंगली से निकली एक छोटी सी रोशनी ने छिपे हुए डिब्बे को रोशन कर दिया। एक पल के लिए वेस और डिट्रिच दोनों इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। कोई एक पूरे कंटेनर के बराबर स्पेयर पार्ट्स को अंदर भरने में कामयाब रहा। अपरिष्कृत सेंसर अवरुद्ध दीवार पैनलों ने सबूत जोड़ा कि यह एक कफ द बुक ऑपरेशन था।
आइए पहले उस रक्षा बॉट का ध्यान रखें। एक स्थिर रक्षा बॉट बड़े करीने से रखे गए हिस्सों के बीच सक्रिय रहा, बिना किसी केंद्रीय दिशा के। सस्ता बॉट अपनी मानक प्रोग्रामिंग में चूक गया। डायट्रिच ने बेवकूफ बॉट पर हैरियर की उंगली को नाजुक ढंग से घुमाया, जिससे वे टूट गया और टूटे हुए ढेर में दीवार से टकरा गया। जैसे ही वे इस बॉट को खत्म करने के लिए डिब्बे में प्रवेश करना चाहता था, लकी ने पहले प्रवेश किया और बॉट को टुकड़ों में काट दिया। हा, डिट्रिच सा, ऐसा लगता है कि आपका पालतू जानवर इतना क्रोधित हो गया है कि उसने उसके भोजन के मुख्य स्रोत को लगभग खत्म कर दिया है। अचानक हुए हमले से लकी भी घायल हो गया था। उनके घातक हथियारों के बावजूद उनके शरीर में केवल सीमित मात्रा में ही कार्यक्षमता थी। बिल्ली के सेंसर उतने अच्छे नहीं थे जितने समर्पित टोही बॉट्स द्वारा लिए गए थे। जबकि लकी ने अपना गुस्सा निकाला, वेस ने अपनी बिल्ली का पीछा किया और किसी भी खतरे के लिए डिब्बे की जांच की। टूटे हुए बॉट के अलावा डिब्बे में कोई अन्य आश्चर्य नहीं था। यह बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं। डिट्रिच ने अपने सेंसरों से नोट किया कि सभी हिस्से प्राचीन स्थिति में थे। हम श्रेय का पहाड़ देख रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा? यह यांत्रिकी तकनीशियनों के बीच एक आम घोटाला है। वेस ने एक पैकेज्ड इंजन की सतह पर अपनी पोर को रगड़ते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे संभवतः ठेकेदार हैं या भाड़े के सैनिकों से जुड़े हुए हैं। यह एक बहुत ही सरल तरकीब है जो केवल तभी काम करती है जब अपर्याप्त पर्यवेक्षण हो। चूंकि यह आधार छिपा हुआ माना जाता है, इसलिए आधार के वास्तविक मालिकों ने अपना प्रदर्शन सीमित रखा। इससे एक छेद रह गया जिसमें मेक तकनीशियन वास्तव में होने वाली तुलना में टूट-फूट की अधिक घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम है। डिट्रिच के चेहरे पर एक चमक आ गई। अब मुझे समझ में आया। मालिकों ने उन्हें अपने प्रतिस्थापन हिस्से भेजे, इस बात से अनजान कि पुराने हिस्से अभी भी काम करने की स्थिति में हैं। क्योंकि सभी प्रतिस्थापन ताज़ा निर्मित हिस्से हैं, आप उन्हें काले बाजार में काफी कीमत पर बेच सकते हैं। मुझे यकीन है कि भाड़े के सैनिक भी इस घोटाले में शामिल थे। हो सकता है कि उन्होंने कभी लाइव फायर अभ्यास भी नहीं किया हो, जिसकी सूचना उन्होंने अपने मालिकों को दी हो। इससे उनके यंत्रों की टूट-फूट और भी धीमी हो गई, लेकिन इससे उनके पायलटों की तत्परता भी कम हो गई। उनकी बढ़त खोने का परिणाम स्पष्ट था। सभी संकेतों से पता चला कि आधार काफी तेजी से गिरा था। जैसे ही वेस ने भागों का आविष्कार किया, उसने एक सीटी बजाई। इस कैश के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि मशीन तकनीशियनों को पता था कि क्या चुनना है। उन्होंने जो कुछ संग्रहित किया है उसमें से अधिकांश इंजन या पावर रिएक्टर हैं। वे कवच चढ़ाना जितने मूल्यवान नहीं है, लेकिन उनकी अधिकांश रचना विदेशी वस्तुओं से बनी है। इसका मतलब यह था कि माल की तस्करी करना आसान था। क्योंकि बाराकोडा में केवल सीमित भंडारण स्थान था, यह आदर्श था। आइए इस कैश को खाली करने से पहले शेष आधार की खोज समाप्त करें। जब तक उन्होंने आधार का पूरी तरह से पता नहीं लगा लिया, वे इसका कुछ भी ले जाने का इरादा नहीं था। खतरा अभी भी आसपास हो सकता है। किसी अन्य कैश का पता लगाने में विफल रहने के बाद समूह लिफाफे में प्रवेश कर गया और नीचे की ओर अगली मंजिल में प्रवेश कर गया। अवलोकन बॉट्स को तीसरी मंजिल का विश्लेषण करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक मलबा अभी भी पूरी मंजिल पर फैला हुआ है। इसमें से अधिकांश औद्योगिक निर्माण उपकरण बर्बाद हो गए। एक बड़े प्रोडक्शन हॉल में प्रवेश करते ही वेस ने अपनी सांसें रोक लीं। उन्होंने कल्पना की कि कितने औद्योगिक ग्रेड 3D प्रिंटर एक ही हिस्से को एक साथ मिलाकर काम करते हैं। कुल मिलाकर 3 हॉल थे और उनमें से प्रत्येक में 3 समान उत्पादन लाइनें थीं। लकी किसी मलबे पर झपटा और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा।
यह पूरी जगह एक पालतू जानवर के लिए खजाना थी जो दुर्लभ सामग्री खाता था। यार, कोई पागल आदमी यहाँ शहर में चला गया है। सारा फैंसी सामान बर्बाद हो गया है। डिटरिच ने नोट किया कि उसकी मशीन ने एक मूल्यवान 3D प्रिंटर के बाहरी आवरण पर लापरवाही से लात मारी। मैं कहूंगा कि जैसे ही रक्षकों को एहसास हुआ कि वे नीचे जा रहे हैं, उन्होंने इन मशीनों को नष्ट कर दिया। उनका अनुमान सत्य के करीब निकला। ऐसा कोई कारण नहीं था कि हमलावर इतने विनाशकारी होंगे जब उन्होंने बाकी सब कुछ लूट लिया। एक बचाव दल ने प्रत्येक मशीन को तलवार से काटकर व्यवस्थित रूप से तोड़फोड़ की थी। वेस ने नोट किया कि 2 स्थान साफ कर दिए गए थे। उन्होंने अवश्य ही सर्वाधिक अक्षम 3D प्रिंटरों की मेजबानी की होगी, जिन्हें ठीक किया जा सकता था और बहुत अच्छी रकम में बेचा जा सकता था। वह बेरहमी से काटे गए मुद्रकों में से एक के पास गया और कुछ निशान ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने अंततः मॉडल को नोट किया। डॉर्टमुंड वीडबी औद्योगिक 3D प्रिंटर। यह एक डॉर्टमुंड है, वेस ने चिल्लाकर कहा। उसकी लालची आंखें खराब हो चुके प्रिंटर पर ऐसे दौड़ी जैसे वे क्रेडिट का ढेर हो। यह स्थानीय बाजार में उपलब्ध सबसे तेज 3D प्रिंटर में से एक है। इसकी गति और सटीकता एक नियमित वाणिज्यिक मॉडल से मीलों आगे है और यह शुक्रवार गठबंधन की मशीनों को भी टक्कर दे सकती है। केवल सबसे स्थापित मेगा कॉरपोरेशन ही इस मशीन को खरीदने में सक्षम है। यह सब दिलचस्प है, लेकिन हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नई तीसरी पीढ़ी के डॉर्टमुंड की कीमत कम से कम 3 बिलियन ब्राइट क्रेडिट है। यहाँ तक कि डायट्रिच का दिल भी तेजी से धड़कने लगा जब उसने यह आंकड़ा सुना। एक बार जब उसने मुद्रकों की स्थिति को करीब से देखा तो उसका उत्साह खो गया। वे सभी अब कट्टे हुए हैं। यहाँ तक कि हमलावरों ने भी इस बचे हुए हिस्से को बचाने की जहमत नहीं उठाई। वे बेकार हैं। यह पूरी तरह सच नहीं है, वेस ने जवाब दिया, क्योंकि उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से क्रेडिट प्रतीकों में बदल गईं क्योंकि उन्होंने क्षति का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। मूल रूप से 9 समान डॉर्टमुंड हैं। हमलावरों ने 2 मशीनें ले लीं। हमारे पास 7 मशीनें टूटी रहेंगी। आप उन सभी चीजों को बचाने के बारे में क्या सोचते हैं जो अभी भी बरकरार हैं और एक एकल कामकाजी मॉडल को एक साथ जोड़ते हैं? संभव है कि यह एक कोशिश के काबिल है। दोनों ने इस कार्यवाही के बारे में नफा नुकसान के बारे में सोचा। यदि वे भाग्यशाली होता तो वे अपने खराब पुराने 3D प्रिंटर को एक ऐसे प्रिंटर से बदलने में सक्षम हो सकता था जो उसकी भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। एकमात्र समस्या यह थी कि एक प्रिंटर को बचाने और उसके पुनर्निर्माण में बहुत समय और विशेषज्ञता लगती थी। दोनों ही कम आपूर्ति में थे। क्या हम टिके रहने का जोखिम उठा सकते हैं? मैं जानता हूं कि आप इसके बारे में गंभीर हैं, वेस, लेकिन जिसने भी यहाँ कुछ खाया है वे कुछ सेकंड के लिए वापस आ सकता है। मैं घर पर प्रिंटर को एक साथ जोड़ सकता हूँ, इसलिए हमें केवल सभी स्क्रैप इकट्ठा करने की जरूरत है। वेस ने फैसला किया। वह इस व्यवस्था में आवश्यकता से अधिक समय तक रहना नहीं चाहता था। यह उनके लिए इस दशक की खोज थी। अब जब उसे मुफ्त में एक महंगी मशीन खरीदने का मौका नजर आया तो वे इसे जाने नहीं देना चाहता था। हमारे अन्वेषण के लिए एक अंतिम मंजिल बाकी है, वेस ने टिप्पणी करते हुए लकी को मजबूती से अपनी तरफ खींच लिया। आइए जल्दी से चलें और इस जगह के बाकी हिस्से को साफ करें। एक बार हमारा काम पूरा हो जाने पर हम इन सुंदरियों को अलग करना शुरू कर सकते हैं। अध्याय 112। खजाने की खोज। चौथी भूमिगत मंजिल सबसे अच्छी तरह सुरक्षित थी। अवलोकन बॉट्स ने एक हताश अंतिम स्टैंड की एक भयानक तस्वीर चित्रित की। सुदृढ़ दीवारों और प्रचुर मात्रा में स्थिर स्थानों से पता चलता है कि यह आधार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था।
एक बार जब वेस और डिट्रिच के हैरियर ने खंडहर तिजोरी के दरवाजों को पार किया, तो उन्हें नरसंहार के अवशेष मिले। हालांकि हमलावर बल ने अपनी पटरियों को साफ करने में कुछ प्रयास किए, लेकिन उन्होंने खून के धब्बों को मिटाने में बहुत अधिक प्रयास नहीं किया। इस बेस पर जिसने भी हमला किया है वह अब तक बहुत ही गहनता से किया गया है। वे अनुभवी हैं और अपने ट्रैक को कवर कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि वे इस मंजिल पर बेहतर काम करते हैं। वेस ने सहमति में सिर हिलाया। शायद उनके पास समय खत्म हो गया। यदि हमलावर जल्दी में होते तो शायद वे कुछ रत्न चूक जाते। इस संभावना ने उनकी प्रत्याशा को बढ़ा दिया। प्रचुर किलेबंदी से पता चलता है कि यह मंजिल निश्चित रूप से बेस के पूर्व मालिकों के लिए बहुत मूल्यवान है। इसका मतलब यह भी था कि लंबे समय तक बने रहने वाले खतरे का सामना करने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई थी। अवलोकन बॉट्स को कुछ भी सक्रिय नहीं मिला, लेकिन कौन जानता था कि किस तरह के मूर्ख जाल बने हुए थे। भाग्यशाली, क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? यांत्रिक बिल्ली में वेस पर फुसफुसाया। ओह चलो, मैंने तुम्हें ऐस का वह अज्ञात टुकड़ा उपहार में दे दिया है। क्या आप कम से कम एहसान का बदला तो नहीं दे सकते? थोड़ी देर इधर उधर करने के बाद वेस ने लकी को उनके स्काउट के रूप में कार्य करने के लिए मना लिया। बदले में वेस ने लकी को घर लौटने पर 10 लाख क्रेडिट मूल्य के खनिज देने का वादा किया। इस खर्च में उनकी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया, लेकिन अपने मौजूदा लाभ को देखते हुए वे पैसे बचा सकते थे। स्वादिष्ट भोजन के ढेर से प्रेरित होकर बिल्ली उत्साह के साथ अपनी भूमिका निभाने लगी। बिल्ली थोड़ी सी असावधानी से तेजी से आगे बढ़ी। वेस को कई बार बिल्ली को धीमी गति से चलने की चेतावनी देनी पड़ी। उन्होंने सबसे पहले प्रशासनिक विभाग को खंगाला। एक भी रिकॉर्ड नहीं बचा। एक सफाई दल ने सभी टर्मिनलों, प्रोसेसरों और बैकपो को सावधानी पूर्वक साफ किया। वेस इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि वे एक अतिरिक्त चूक गए। इसके बजाय उन्होंने इस संदेह पर भरोसा किया कि सफाई कर्मी कुछ जल्दी में थे। उन्होंने दीवारों, फर्श और छत का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। लकी ने अपनी संवेदनशील नाक का उपयोग करके मदद की। यांत्रिक बिल्ली की नाक ने मल्टी स्कैनर को आसानी से मात दे दी। वेस ने बाराकोडा की प्रयोगशाला से उपकरण उधार लिया, जिससे लकी की गंध को अलग करने की क्षमता के बारे में पता चला। उत्साहित बिल्ली उसे सभी चीजों की रखरखाव वाली कोठरी में ले गई। लकी ने दीवार के एक खास हिस्से पर पंजा मारा। जब वेस करीब आया तो उसने अपना स्कैनर बढ़ाया। कुछ नहीं, लगभग कुछ भी नहीं है। एकमात्र चीज जो उन्होंने दर्ज की वह तापमान में मामूली वृद्धि थी। अंतर न्यूनतम था। यदि वेस इतना करीब नहीं होता तो वे संकेतों से चूक जाता। डेटा की व्याख्या करने के बाद वेस ने एक अनुमान लगाया। इस दीवार के पीछे एक सक्रिय प्रणाली गर्मी पैदा कर रही है। वहां है हमारे सामने बॉक्स के आकार का क्षेत्र जो मेरे बाकी स्कैन को रोक रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तिजोरी से निपट रहे हैं। ऐसी जगह में अलार्म या आत्मविनाश तंत्र को ट्रिगर करना निश्चित है। यह बिल्कुल संभव है। यहाँ तक कि मैं भी इस दाल को खत्म करने में आश्वस्त नहीं हूँ। उन्होंने इस सुविधा की निर्माण गुणवत्ता की अच्छी जानकारी प्राप्त की। यह विशेषज्ञों का काम था, न कि समुद्री डाकुओं का एक समूह जिनके पास बहुत अधिक खाली समय था। यदि यह लकी के लिए नहीं होता तो हम अनजान होते। अभी के लिए आइए इसे अंतिम समय के लिए सुरक्षित छोड़ दें। वे किसी भी अलार्म को ट्रिप नहीं करना चाहते थे। अभी के लिए वेस ने डॉर्टमुंड के लिए भागों की पुनर्प्राप्ति को प्राथमिकता दी। उनकी नज़र में एक कार्यशील उच्च गुणवत्ता वाले 3D प्रिंटर की उपयोगिता किसी भी अन्य संभावित लाभ से अधिक थी। प्रशासन विभाग को साफ करने के बाद वे गलियारों को पार कर गए और एक और भी बड़े किले पर पहुंच गए।
टूटे हुए तिजोरी के दरवाजों के आकार और मोटाई से पता चलता है कि इस आखिरी हिस्से को तोड़ना आसान नहीं था। हमलावर तैयार होकर आए थे। डिट्रिच ने शेष निशानों से युद्ध के अनुक्रम को समझने की कोशिश करते हुए नोट किया। वे इस अड्डे पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त हथियार लाए। इस अवरोध को तोड़ने में उन्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन वे तैयार होकर आए थे। लकी के नेतृत्व में उन्होंने उस स्थान में प्रवेश किया जो एक अत्यधिक सुरक्षित अनुसंधान परिसर हुआ करता था। आधार के बाकी हिस्सों से अलग केवल मुख्य गलियारा और कुछ कक्ष ही इतने बड़े थे कि उनमें कर्मचारियों को रखा जा सकता था। उन्होंने सबसे पहले इन विशाल कक्षों की सफाई की। सब कुछ साफ कर दिया गया था। केवल खाली फर्नीचर और बेकार निशान रह गए। लकी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बिली कुछ भी सूंघने में असफल रही जो सफाई कर्मियों से छूट गया था। स्पष्टतः अनुसंधान प्रयोगशालाएं उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक थीं। हैरियर के पैर एक दीवार से टकरा गए। वातावरण की कमी के कारण कोई भी शोर कम हो गया, लेकिन प्रभाव से मशीन के आकार के कक्ष में कंपन फैल गया। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का शोध किया गया जिसके लिए इस तरह के विस्तृत सेटअप की आवश्यकता है। डिट्रिच मूर्खतापूर्ण आश्चर्य करता रहा। इस स्थान को स्थापित करने के लिए किसी ने लगभग 5 बिलियन क्रेडिट खर्च किए। वेस ने जो देखा उससे अनुमान लगाया। असाधारण उत्पादन लाइनें अकेले ही एक प्रमुख प्रतिबद्धता की ओर इशारा करती हैं। यदि कोई निगम बड़े पैमाने पर मेक्स का उत्पादन करना चाहता है, तो उनके लिए इसे खुले और बोर्ड के ऊपर करना बेहतर होगा। मशीनी आकार के कक्षों की खोज करने के बाद वेस और लकी अकेले ही छोटे कमरों को साफ करने के लिए आगे बढ़े। बड़े खतरों से बचने के लिए डिट्रिच अपने कॉकपिट में ही रहा। शेष कमरे अपने बड़े समकक्षों से बहुत कम भिन्न थे। बड़ी मात्रा में सर्वर, प्रयोगशाला उपकरण और बहुत कुछ पूरी तरह से बह गया था। सफाई कर्मियों ने कुछ छुपी हुई चीजें भी खोद डाली। इस दृश्य को देखकर निराश होने के बजाय वेस को आशा का कारण मिल गया। एक और भंडार बचा रह सकता है। वेस ने अपनी बिल्ली को सूचित किया, जाओ और इन खोखों को सूंघ लो। शायद आपको भी ऐसी ही गंध का सामना करना पड़े। लकी खोखली हुई चीजों के अंदर कूद गया और उसकी गंध को याद करने लगा। सकारात्मक मियाऊ के बाद बिल्ली वापस फर्श पर कूद गई और धीरे धीरे खाली कमरों में टहलने लगी। बिल्ली को एक और संभावित छिपाव स्थान मिला। बिल्ली ने संकेत दिया कि मशीनरी के एक बड़े टूटे हुए टुकड़े ने संभावित खजाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। यही कारण रहा होगा कि सफाई कर्मी इस खोज से चूक गए। यह कैसा लग रहा है, वेज? यह उस संदिग्ध तिजोरी से बड़ा है जो हमें प्रशासन में मिली थी। मेरा स्कैनर मुझे बताता है कि इस दीवार के पीछे एक कमरे के आकार का खोखला छिपा हुआ है। मुझे गर्मी या ऊर्जा का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए कोई जाल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता। इस अंतिम खोज ने उनकी अन्वेषण यात्रा के अंत को चिन्हित किया। अब उन्हें यह निर्णय लेने की आवश्यकता थी कि उन्हें कितने समय तक रहना चाहिए और उस दौरान क्या पुनः प्राप्त करना चाहिए। डिट्रिच जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। ये जगह डरावनी है। यदि आप कहें तो पहले हमें तस्करों का भंडार खाली कर देना चाहिए। बॉट्स को हमारे जहाज में सामान लोड करने में केवल आधा दिन लगेगा। क्या मैं आपको याद दिला दूं कि बाराकुड्डा मेरा जहाज है? वेस ने दृढ़तापूर्वक कहा। उसके लिए अपने मित्र को यह याद दिलाना महत्वपूर्ण था कि वे प्रभारी था। टूटे हुए डॉर्टमुंड का मूल्य भागों के यादृच्छिक संग्रह से 1000 गुना अधिक है। हाँ, आप कहते हैं किसी बेवकूफ प्रिंटर पर लार टपकाना आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आखिरकार किसी चीज को एक साथ जोड़ भी देते हैं, तो इससे आपको ही फायदा होता है। मुझे इससे कुछ नहीं मिलता।
वेस डिट्रिच के साथ ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। जहाज के मालिक के रूप में जो उन्हें यहाँ लाया, उनके पास बचाव के अधिकांश अधिकार होने चाहिए। वह पीछे हट गया क्योंकि उसके पास केवल एक ही पिस्तौल थी, जबकि डिट्रिच वर्तमान में एक बहुत ही घातक मशीन का संचालन कर रहा था। थोड़ी बहस के बाद दोनों ने समझौता कर लिया। वे वेस के लिए आवश्यक डॉर्टमुंड भागों को बचाने के लिए तब तक रुकेंगे जब तक आवश्यक होगा। प्रिंटर से संबंधित कोई भी चीज पूरी तरह से वेस की थी। उसके बाद वे शेष 2 गुप्त स्थानों को खोल देगा। यदि उसने गड़बड़ नहीं की होती और आत्मविनाश नहीं किया होता, तो वे खजाने को पुनः प्राप्त कर लेते और उन्हें विभाजित कर देते और वेस जाते समय उनके मूल्य का 80% दावा करते, शेष 20% के साथ डिट्रिच। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हें कैश से कुछ भी उपयोगी मिलेगा। वेस अनजाने में अलार्म भी बजा सकता है। उस स्थिति में वे जितनी जल्दी हो सके बग से बाहर निकलेंगे और स्टार सिस्टम को छोड़ देंगे। सभी कैश खाली करने के बाद भी आधार का अभी भी बहुत महत्व है। डिट्रिच के पास वाल्टर व्हेलर्स की ओर से खंडहरों के दोहन के एकमात्र अधिकार के लिए अपना 20% हिस्सा देने का विकल्प था। डिट्रिच को विश्वास था कि उसके पिता का गिरोह इस तारा प्रणाली में कुछ परिवहन भेजेगा और इसे हड्डी तक नष्ट कर देगा। इसमें स्वाभाविक रूप से तस्कर का कैश भी शामिल था। बाराकोडा के सीमित कार्गो स्थान के कारण डॉर्टमुंड भागों और हैरियर को लेने के बाद जहाज के पास कोई जगह नहीं बची थी। समझौते की शर्तें वेस के पक्ष में थीं। वह बेशकीमती डॉर्टमुंड भागों को सुरक्षित करने में सक्षम था। जहां तक डिट्रिच का सवाल है, जब तक आधार परित्यक्त रहा, वे बचे हुए बचाव से भारी मात्रा में क्रेडिट अर्जित कर सकता था। सुरक्षा, तिजोरी का दरवाजा और मलबा सभी उच्च गुणवत्ता वाली मिश्र धातुओं से बने थे। डायट्रिच का इरादा अपने गिरोह से विदेशी सामग्री निकालने के लिए उन्हें उतारने और टुकड़ों को पिघलाने का था। मिच पायलट ने अनुमान लगाया कि व्हेलर्स पुनर्प्राप्ति प्रयास से आधा बिलियन क्रेडिट तक कमा सकते हैं। यह एक आशावादी आकलन है। बचाव सामग्री वापस लाने के लिए आपको बहुत सारे जहाजों की आवश्यकता होगी। यहाँ सुरक्षा कठिन है, इसलिए आपको इस आधार को तोड़ने के लिए भी काफी समय की आवश्यकता होगी। वे इस प्रणाली में जितने अधिक समय तक रहेंगे, खोज का जोखिम उतना ही अधिक होगा। वाल्टर व्हेलर्स को बेस को बचाने के लिए बहुत सारे परिवहन और जनशक्ति में निवेश करना पड़ा। इस तरह का एक बड़ा आंदोलन लीक होना तय था। डिट्रिच चिंतित नहीं दिखे। अगर कोई झगड़े की फिराक में आएगा तो हम उसकी गांड पर लात मार देंगे। तुम कहते हो तो? वेस ने कंधे उचकाए। इससे निपटना उसकी समस्या थी। आइए बचाव अभियान से शुरुआत करें। अब जब उन्होंने बेस साफ कर लिया है, बाराकुंडा बाहरी इलाके से हट गया और बेस के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गया। नीचे छूने के बाद कार्गो बे खुल गया और कुछ अवलोकन बोट्स के साथ कार्गो हैंडलिंग बोट्स का एक छोटा बेड़ा जारी किया गया। वेस ने अवलोकन बोट्स को सभी डॉर्टमुंड के अंदरूनी हिस्सों को अच्छी तरह से स्कैन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्गो बोट्स को तीसरी मंजिल के आसपास बिखरे हुए कबाड़ को इकट्ठा करने का काम सौंपा। इस बीच डिट्रिच ने परिधि पर गश्त की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उनके असुरक्षित ऑपरेशन में छिपकर न आए। दूसरी ओर लकी पीछे छूटे कई मलबे को खाने के लिए भाग गया। जबकि अवलोकन बोट ने अपना काम किया, वेस को आश्वासन नहीं दिया गया था कि वह एक भी कार्यशील मशीन को एक साथ जोड़ सकता है। मुझे एक विस्तृत योजनाबद्ध मिलना चाहिए। यदि वेस ने बिना तैयारी के डॉर्टमुंड का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की, तो उसका खराब होना तय था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्निर्मित मशीन ठीक से काम कर रही है, उसे एक आधिकारिक खाका हाथ में लेना पड़ा। वह बाराकुडा लौट आया और अपने टर्मिनल को बूट किया।
उसने गैलेक्टिक नेट पर किसी भी लीक की खोज की लेकिन खाली हाथ आया। यदि नवीनतम डॉर्टमुंड का ब्लूप्रिंट लीक हो गया है तो यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। अतीत में वे इस बिंदु पर अपनी पूछताछ समाप्त कर देते थे। मैं अब कोई नहीं हूँ, मुझे अब कनेक्शन मिल गए हैं। वेस ने क्लिफोर्ड सोसाइटी में लॉग इन किया। उनका आभासी अवतार बादलों में प्रकट हुआ। उसने नीचे देखा और शहर को पहाड़ों की तलहटी में पाया। उसका रूप ऊपर से उतरा। एक बार जब वह सड़कों पर उतरा तो वह बाजार जिले में चला गया और हर दुकान को ब्राउज किया। कई दुकानें केवल मेज से संबंधित डिजाइन बेचती थीं। केवल कुछ स्क्वायर्स ने मेक निर्माण से संबंधित उपकरण बेचे और उनमें से किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। जैसे ही वेस ने तौलिया फेंक दिया, अंततः उसे एक ऐसी जगह मिल गई जो ब्लूप्रिंट का व्यापार करती थी। आश्चर्य की बात यह है कि एक शूरवीर ने यह स्टोरफ्रंट खोला। चूंकि नाइट अनुपस्थित था, स्टोर ने वेस को केवल एक कैटलॉग का प्रक्षेपण पेश किया। नाइट ने सैकड़ों हजारों ब्लूप्रिंट बेचे। वेस कल्पना नहीं कर सका कि वह इतनी सारी विस्तृत योजनाएं कैसे हासिल कर सका। फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वेस ने 3D प्रिंटर उपश्रेणी का चयन किया और डॉर्टमुंड वीडबी की एक सूची पाई। नाइट ने आंतरिक उपयोग के लिए मरम्मत मैनुअल के साथ साथ ब्लूप्रिंट के लिए केवल 5 गुणों का शुल्क लिया। वेस ने तुरंत फाइलें खरीद लीं। केवल एक ब्लूप्रिंट के लिए 5 खूबियां बहुत थीं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि किसी अन्य 3D प्रिंटर को बनाने के लिए मौजूदा 3D प्रिंटर का उपयोग करना असंभव था। इन महंगी मशीनों के डेवलपर और निर्माता मूर्ख नहीं थे। आखिरी चीज जो वे देखना चाहते थे वह यह थी कि कोई घर पर अपना स्वयं का प्रिंटर प्रिंट कर रहा हो। बाजार में उपलब्ध वाणिज्यिक 3D प्रिंटरों को कई जटिल घटकों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें कभी भी अस्तित्व में मुद्रित नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये लीक और चोरी हुए ब्लूप्रिंट बहुत कम उपयोग के थे। केवल वेस जैसा कोई व्यक्ति जो टूटे हुए प्रिंटरों के ढेर को देखने में कामयाब रहा, इन योजनाओं का पूरा उपयोग कर सकता है। सोसाइटी के वर्चुअल पोर्टल से बाहर निकलते ही वेस मुस्कुराया। इन योजनाओं को हाथ में लेकर वे ऐसा कर सकता है, एक कामकाजी औद्योगिक श्रेणी के प्रिंटर को एक साथ जोड़ने में सक्षम हो। अध्याय 113। खोजें बचाव कार्य निर्धारित समय पर आगे बढ़ा। वेस ने एक लोकप्रिय मेहतर का ऐप डाउनलोड किया और डॉर्टमुंड्स के ब्लूप्रिंट और स्कैन को लोड किया। हर बार जब अवलोकन बॉट ने डॉर्टमुंड के एक हिस्से को स्कैन किया तो ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा लाल से हरे रंग में बदल गया। चमकीले रंग का मतलब था कि वहां अधिक हिस्से उपलब्ध थे। इस तरह वेस को धीरे धीरे पता चला कि क्या उसका पुनर्निर्माण प्रयास संभव था। दिन के अंत में पूरा खाका हरा हो गया। पर्याप्त कार्यशील हिस्से उपलब्ध हैं। जिसने भी डॉर्टमुंड्स में तोड़फोड़ की उसने घटिया काम किया। मेक स्पष्ट रूप से जल्दी में था क्योंकि प्रत्येक मशीन को केवल तलवार के कुछ हमलों का सामना करना पड़ा। अवलोकन बॉट ने पहले ही सभी हरे भागों को चिह्नित कर लिया है। कुछ सावधानी पूर्वक जुदा करने से वे उन्हें बरकरार रख सका। एकमात्र समस्या यह थी कि ब्लूप्रिंट में कुछ चमकदार लाल धब्बे थे। कुछ में बाहरी आवरण या कुछ महत्वहीन केबल जैसे महत्वहीन हिस्से शामिल थे। दूसरों ने बड़ी समस्या प्रस्तुत की। मुझे सभी टूटे हुए हिस्सों को खंगालना होगा और कुछ पता लगाना होगा। अतिरिक्त भागों को चिह्नित करने के बाद वेस ने उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। अपने अनुभव की कमी के बावजूद उन्होंने धैर्य और फोकस के साथ इसकी भरपाई की। उनकी हालिया वृद्धि ने उन्हें एक स्थिर पकड़ प्रदान की, जिससे उन्हें अपने उपकरणों का सटीकता के साथ उपयोग करने में सहायता मिली। डॉर्टमुंड एक प्रिंटर का जानवर था। यदि वेस के पास ब्लूप्रिंट और मरम्मत मैनुअल दोनों का अभाव था, तो वे कुछ तोड़ने के लिए उत्तरदायी था।
सोसाइटी से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी ने उन्हें कई नुकसानों से बचने और सबसे महत्वपूर्ण घटकों को सावधानी से संभालने की अनुमति दी। काम धीरे धीरे आगे बढ़ा क्योंकि वेस ने पूरे डिसिप्लिन का खुद ही ध्यान रखा। बाराकोडा का कोई भी भरपूर बॉट इस नाजुक ऑपरेशन में मदद नहीं कर सका। सबसे अच्छा जो वे कर सकते थे वह यह था कि उन्हें जहाज पर वापस लाया जाए और उन्हें इसी उद्देश्य के लिए ताज़ा बनाए गए सुरक्षित कंटेनरों में संग्रहित किया जाए। पूरा ऑपरेशन लगभग पूरे एक हफ्ते तक चला। वेस ने अत्यधिक सावधानी से काम किया और इसके कारण काफी देरी हुई। हो सकता है कि उसका साथी एक दो बार बड़बड़ाया हो, लेकिन वे कर्तव्य निष्ठा से बिना रुके इलाके में गश्त करता रहा। उन दोनों की नसें तनाव से भरी थीं। जब वेस ने हिस्सों की आखिरी खेप को रवाना किया तो अंततः उसे थोड़ा आराम मिला। इस बचाव अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो चुका है। बाराकोडा पहले से ही प्रिंटर भागों से भर गया है, जबकि उसके कार्गो बे में उन सभी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह थी। हैरियर के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने के लिए वेस को उन्हें कहीं और संग्रहित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मध्य और ऊपरी डेक के निष्क्रिय डिब्बों को आपातकालीन भंडारण कक्ष के रूप में पुनः उपयोग में लाया। इससे उसका जहाज थोड़ा कम सुरक्षित हो गया, लेकिन वेस इससे निपट सकता था। कुछ आपूर्तियां फेंके बिना बाराकोडा अधिक फिट नहीं हो सकता था। आइए इस आधार की निचली मंजिल पर वापस जाएं और अंतिम भंडार खोलें। डिट्रिच, लकी और वेस सभी लिपशाफिट से नीचे तैरते हुए चौथी भूमिगत मंजिल पर पहुंच गए। जबकि डिट्रिच अपने में के अंदर गलियारे से नजर रख रहा था, वेस चिह्नित रखरखाव कोठरी में प्रवेश कर गया और एक संदिग्ध तिजोरी को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले उन्होंने बख्तरबंद दीवार पैनलों को हटा दिया। फिर उन्होंने अधिकांश दीवारों को बनाने वाले संरचनात्मक मिश्रणों को काट दिया। किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उन्होंने बाराकोडा की सूची से एक अधिक परिष्कृत प्लाज्मा कटर का उपयोग किया। तिजोरी के करीब पहुंचने के बाद उसने उसे बंद कर दिया और दीवार के बाकी हिस्से को एक विशेष उपकरण से काट दिया, जिससे कंपन कम से कम हो गया। अंततः उसने छुपी हुई वस्तु के सामने एक गलियारे को खोखला कर दिया। यह पूरी तरह से सुसज्जित तिजोरी के बजाय एक साधारण बख्तरबंद बक्सा निकला। यह बाद में जोड़ा जाना चाहिए। जिसने भी बॉक्स स्थापित किया है उसने संभवतः इसे हाथ में मौजूद सामग्री से बनाया है। यह अच्छी बात है, ठीक है? डिट्रिच ने पूछा। तिजोरी एक शौकिया द्वारा बनाई गई है, लेकिन यह अभी भी गर्मी पैदा कर रही है। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता कि अंदर क्या है। मुझे कुछ स्कैन लेने दीजिए। जबकि सेंसर अवरुद्ध बाहरी ने उनके अधिकांश प्रयासों में बाधा डाली, निकिता ने मल्टी स्कैनर के लिए कुछ रीडिंग वापस करना आसान बना दिया। टीका से एक ट्रिगर जुड़ा हुआ है। बल का कोई भी प्रयोग किसी प्रकार के तंत्र को ट्रिगर करेगा जो ज्वलनशील उच्च घनत्व वाले ईंधन के एक ब्लॉक को प्रज्वलित करेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ऐसा होने से रोक सकते हैं? अभी नहीं, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ। वेस ने समाधान के लिए अपने मस्तिष्क का मंथन करते हुए उत्तर दिया। उनका जूरी रिगिंग कौशल मुख्य रूप से मैचेस पर लागू होता था, लेकिन यह इस तरह की स्थितियों में भी काम आता था। वह जानता था कि अंदर किस प्रकार का ईंधन है। यदि वह ईंधन ब्लॉक के करीब के हिस्से को फ्रीज कर देता है तो ट्रिगर बंद होने पर भी वे इसके प्रज्वलन को रोक सकता है। यह किसी और चीज को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन वेस को उम्मीद थी कि वह सामग्री को पुनः प्राप्त कर सकता है। उन्होंने में अस्तबल के फर्श से एक विशेष फ्रीजिंग उपकरण उठाया और ज्वलनशील ईंधन ब्लॉक को फ्रीज करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सबसे पहले शीर्ष तक एक विस्तृत चैनल खोदा बख्तरबंद बक्सा
उन्होंने सेमी फ्लेक्सिबल नोजल को शीर्ष पर दबाया और जमने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही ठंड तेजी से फैली, बक्सा तेजी से जम गया। यह अनुमान लगाने के बाद कि उसने काफी कुछ कर लिया है, उसने फ्रीजिंग टूल को बंद कर दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसने तुरंत एक छोटा प्लाज्मा कटर उठाया और तिजोरी के सामने से काटना शुरू कर दिया। वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। ईंधन ब्लॉक खुलने से पहले उसे कटाई पूरी करनी थी और तिजोरी की सामग्री को पुनः प्राप्त करना था। वेस ने कटर को सावधानीपूर्वक संचालित किया ताकि इसकी स्थानीय गर्मी को बाहर की ओर बहुत दूर तक फैलने से रोका जा सके। जैसे ही वेस ने सफलतापूर्वक सामने की ओर एक छेद किया, बॉक्स खड़खड़ाने लगा। उसने कटर बंद कर दिया और गोलाकार टुकड़े को खींच लिया। इस बार उसने अपने हाथों को मोटे दस्तानों से ढक लिया, जो उसने मृतक तकनीशियनों से उधार लिया था। उल्लेखनीय गति के साथ उन्होंने मुट्ठी भर वस्तुओं को खोदा जो डेटा चिप्स के ढेर के रूप में निकली। बाहर भागने से पहले उसने तैयार विस्फोटक फेंक कर काम पूरा किया। विस्फोट से पूरी दीवार फट गई। किसी भी अन्य आश्चर्य को बाधित करने के लिए वेस ने जानबूझकर विस्फोट को मजबूत किया। कोठरी के चारों ओर लगाए गए स्कैनर किसी भी अनुवर्ती कार्यवाही को दर्ज करने में विफल रहे। उन्हें पूरा यकीन था कि इससे कोई अलार्म नहीं बजा। क्या आप निश्चित हैं कि किसी को भी अंदाजा नहीं है कि हम यहाँ हैं? डिट्रिच ने फिर पूछा। मेरे पास जो सेंसर और स्कैनर हैं, वे अत्याधुनिक हैं। मुझे कोई आउटबाउंड सिग्नल नहीं मिला। मुझे सक्रिय क्वांटम उलझाव नोड का कोई संकेत भी नहीं मिला है। उत्तरार्ध को रोकना कठिन था, लेकिन वे चीजें बड़ी महंगी और शक्ति की भूखी थीं। उन्हें एक सभ्य बैंडविड्थ पर शेष आकाश गंगा के साथ त्वरित संचार स्थापित करने के लिए होना था। वेस को संदेह था कि छापेमारी बल ने उनके विनाश को प्राथमिकता दी। इससे पहले कि वे इस बड़े भंडार से निपटें, वे उन डेटा चिप्स की सामग्री पर एक नजर डालना चाहते थे जिन्हें उन्होंने कड़ी मेहनत से पुनर्प्राप्त किया था। उसने एक सुरक्षित डेटा पैड उठाया और उसमें से एक चिप डाल दी। जब डेटा पैड चिप तक पहुंचा तो कोई वायरस या हैक सामने नहीं आया। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, उसे एन्क्रिप्टेड फाइलों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसके पास इसका उत्तर था। बाराकुंडा, कृपया इस डेटा पैड से कनेक्ट करें और इन फाइलों को डिक्रिप्ट करें। जब आप चिप पर हों तो उसमें मौजूद किसी भी सावधानी को अक्षम कर दें। उनके जहाज में बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं थीं। मूल रूप से इसका मतलब युद्ध पोतों द्वारा स्थापित सिस्टम की तुलना में फीका था। तीसरे दर्जे के राज्य के निराशाजनक तकनीकी मानक की तुलना में बाराकुडा को सभी फाइलों को डिक्रिप्ट करने में केवल 4.7 सेकेंड का समय लगा। इसे आधुनिक कारवेट के लिए काफी धीमा माना जाता था। डेटा पैड से अनलॉक की गई फाइलों के ढेरों का पता चला। वेस ने एक दस्तावेज खोला और संक्षेप में उसका अर्थ समझाने का प्रयास किया। उसने सिर हिलाया और दूसरी फाइल पर स्विच किया। तभी कुछ वैसा ही सामना हुआ। जब उसने डेटा चिप हटाई और दूसरी चिप लगाई, तो उसे उसी तरह के डेटा का सामना करना पड़ा। तो तुम्हें क्या मिला? अति गुप्त शोध? कुछ रसदार बुद्धि? नहीं। ऐसा लगता है जैसे हमें कोई वित्तीय बही मिल गई हो। यह आयात से निर्यात तक सभी बाहरी लेन देन को लॉग करता है। इस आधार ने जितना राजस्व अर्जित किया है वह आश्चर्यजनक है। तो क्या हमारा शक सही है? मैं कोई अन्य कारण नहीं सोच सकता कि यह आधार इतना सतर्क क्यों है। इन बिक्री से होने वाला भारी मुनाफा किसी भी मध्यम आकार के निगम का मनोबल गिराने के लिए पर्याप्त है। पहले से एकत्र किए गए सुरागों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह सुविधा एक अवैध संचालन थी। वेस ने इस फैसले का समर्थन करने के लिए डॉर्टमुंड से कुछ लॉग भी बरामद किए थे।
वेस ने डेटा चिप्स एकत्र किए और उन्हें एक सुरक्षित कंटेनर में रख दिया। यह सुविधा बिना लाइसेंस वाली मशीनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए स्थापित की गई थी। लाइसेंस के लिए भुगतान किए बिना कुछ उत्कृष्ट डिजाइन प्राप्त करना कठिन नहीं है। असली चुनौती एमटीए द्वारा पकड़े बिना इन पायरेटेड डिजाइनों से मेक का उत्पादन करना है। मेक उद्योग के स्वघोषित नियामकों के रूप में मेक ट्रेड एसोसिएशन ने नियमों को तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति उदासीन रुख अपनाया। एमटीए का खतरनाक प्रवर्तन प्रभाग बौद्धिक संपदा धारकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्ती से पेश आया। मुकदमा चलाने और जेल भेजे जाने के बारे में भूल जाइए। डिवीजन हमेशा धधकती हुई बंदूकों से लैस रहता था। कोई भी निगम जो आगे बढ़ गया और अभी भी मेक्स का उत्पादन करता है उसे बहुत सतर्क रहना होगा। यही कारण था कि बीच में एक बेस बनाया गया था। बाराकोडा को इसके गिरने के कारण ही इसकी उपस्थिति का पता चला, अन्यथा कोई भी स्कैन इसके छलावरण को भेदने में सक्षम नहीं होता। फाइलें इस संगठन और इसके व्यापारिक साझेदारों की पहचान को स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट कोड का उपयोग करती हैं। यह बहुत संभव है कि निर्माता ने उनकी मशीनें समुद्री डाकुओं को भेज दी हों। इसका प्रमाण ही पूरे निगम के निदेशक मंडल को फांसी पर लटकाने के लिए काफी है। हर कोई समुद्री डाकुओं से नफरत करता था। जिन लोगों ने खुलेआम उनकी गतिविधियों का समर्थन किया वे किसी दया के पात्र नहीं थे। कोमोडो स्टार सेक्टर की सुदूरता के कारण इस क्षेत्र में आकाशगंगा का संकट कम खतरा था, फिर भी उनकी मात्र उपस्थिति ने व्यापार मार्गों को खतरे में डाल दिया और आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। डिट्रिच ने डेटा चिप्स के लिए बहुत रुचि व्यक्त की। यह महान ब्लैकमेल सामग्री है। मैं एक डेटा विश्लेषक को जानता हूं जो इन लेन देन को समझ सकता है। वह यह पता लगाने में सक्षम होगा कि कौन सा निगम समुद्री डाकुओं के साथ साठगांठ कर रहा है। यह खतरनाक बात है। वेस ने सावधानी से उत्तर दिया, भले ही आप यह पता लगा लें कि इस व्यापार से किसने हत्या की है, आराम करो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरे और मेरे लड़कों के पास समय कम हो सकता है, लेकिन मुझे डेटा चिप्स बेचने की जगह के बारे में पता है। यदि आप मुझे सामान दे दें तो मैं आपको बहुत सारा श्रेय दिला सकता हूं। अगर हम खुद ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे तो हम उतना नहीं कमा पाएंगे, लेकिन इससे नाता तोड़ लेना ही बेहतर है। इस लेन देन में शामिल भारी जोखिम के कारण वेस और डिट्रिच ने अपने समझौते में संशोधन किया। वे ब्लैकमेल सामग्री की बिक्री से अपनी कमाई को 50-50 बांटने पर सहमत हुए। अब जब उन्होंने छोटे भंडार को संभाल लिया तो वे अनुसंधान विभाग में बड़े भंडार को खोलने के लिए तैयार हो गए। प्रयोगशालाओं के निकट होने के कारण वेस को इस भंडार से बहुत उम्मीदें थीं। उनके कार्गो बोट्स ने दीवार को अवरुद्ध करने वाले मलबे को पहले ही हटा दिया था। अबाधित पहुंच ने वेस को अपने स्कैनर को संदिग्ध भंडार के करीब तैनात करने की अनुमति दी। इस दीवार के पीछे बाथरूम जितनी जगह है। किसी भी सक्रिय सिस्टम की कमी के कारण यह पिछले भंडार की तुलना में और भी बेहतर छिपा हुआ है। इससे कोई सिग्नल या ऊर्जा लीक नहीं हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह जाल से रहित है। यह सुनिश्चित करने के लिए मुझे करीब जाना होगा। पिछली बार की तरह वेस ने अपने सामने की दीवार को तब तक तोड़ दिया जब तक कि वह छिपे हुए डिब्बे के सेंसर अवरुद्ध बाहरी हिस्से तक नहीं पहुंच गया। उन्होंने डिब्बे के चारों ओर से बड़ी मात्रा में सामग्री हटा दी और सतह के ठीक बगल में अपने स्कैनर तैनात कर दिए। उनके प्रयासों से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो किसी सक्रिय प्रणाली का सुझाव देता हो। इसमें अभी भी किसी जाल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन किसी भी चीज के फंसने की संभावना कम हो गई है। यह थोड़ा संदिग्ध है, लेकिन इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका इस जगह को खोलना है। क्या आप इसे जोखिम में डालना चाहते हैं? अपनी आशंकाओं के बावजूद
दोनों व्यक्ति खजाने के लालची थे। वे पहले ही अच्छी खेप ला चुके हैं। यदि उन्हें काटना और भागना होता तो भी वे पर्याप्त लाभ कमाते। वेस ने ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इसे सीधे खोलने का फैसला किया। उन्होंने एक हेवी ड्यूटी प्लाज्मा कटर लिया और तिजोरी के दरवाजे को दीवार से अलग कर दिया। बंद कक्ष से हवा की एक बड़ी फुफकार निकल गई, जिससे उसका प्लाज्मा कटर थोड़ा सा उछल गया। एक बार जब उन्होंने एक बड़ा उद्घाटन किया तो उन्होंने सावधानीपूर्वक एक अवलोकन बोर्ड को अंदर भेजा। दोनों व्यक्तियों की नजरें अपने मॉनिटर पर टिकी रहीं। जब अवलोकन बोर्ड ने आंतरिक भाग पर प्रकाश डाला तो वे दोनों आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। वे शव हैं। बक्सों के एक बड़े ढेर के अलावा डिब्बे में 3 अलग अलग लाशें थीं। वे सभी मानक सफेद लैब कोट पहनते थे, जिससे शोधकर्ताओं के रूप में उनकी पूर्व स्थिति का पता चलता था। उनके राज्य के बारे में सबसे उल्लेखनीय अवलोकन यह था कि उनमें से किसी ने भी वैक्यूम सील्ड सूट नहीं पहना था। डिट्रिच ने उनके शरीर की भयानक स्थिति से कहानी का पता लगाया। जब उनकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उनका दम घुट गया। यह भंडार केवल कुछ कीमती सामान छिपाने की जगह है। इसका मतलब पैनिक रूम होना नहीं है। न हवा, न भोजन, न पानी। शोधकर्ताओं को कभी भी बचने का मौका नहीं मिला। भले ही वे आत्मसमर्पण करना चाहते हों, लेकिन मलबे के कारण उनका निकास अवरुद्ध होने के कारण वे संभवतः डिब्बे से बाहर नहीं निकल सके। रुकावट ने सफाई कर्मियों को उनके शरीर की खोज करने से भी रोक दिया। यह मरने का एक भयानक तरीका है। कम से कम हम तो यह कर सकते हैं कि उनके शवों को सम्मान के साथ दफना दें। वेस ने शवों को सावधानीपूर्वक सतह तक लाने के लिए कुछ मालवाहक नावों को काम सौंपा। उन्होंने कुछ अन्य बॉट्स को कुछ कब्रें खोदने का काम सौंपा। इससे पहले कि वह बॉट्स को शव ले जाने देता, उसने उनके कपड़ों की तलाशी ली और उनके सभी सामान और अन्य चीजें हटा दी। जब उन्होंने कॉम्स का अध्ययन किया तो उन्हें पता था कि वे उनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये मॉडल प्रयोगशाला द्वारा स्वयं उपलब्ध कराए गए थे और कई सुरक्षा सुविधाओं के साथ आए थे। अपने मालिक की मृत्यु की स्थिति में वे स्वचालित रूप से मेमोरी चिप्स को मिटा देते थे और उन्हें पिघले हुए स्लैग में भून लेते थे। अलग किए गए हथियार के घटकों को संग्रहित करने के लिए बड़े बक्से निकले। आश्चर्यजनक रूप से डिट्रिच हथियार को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। यह एक मेक आकार की लेजर राइफल है, लेकिन यह थोड़ी अजीब लगती है। कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में बड़े दिखते हैं। निश्चित रूप से यह कोई नियमित राइफल नहीं है। यदि बक्सों में हिस्से हैं तो उनमें एक योजनाबद्ध भी शामिल होना चाहिए। वेस ने थोड़ी खोजबीन की और अंततः एक छोटे बॉक्स के अंदर कुछ डेटा चिप्स पाए। डिक्रिप्शन धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रयोगशाला ने इन चिप्स की सामग्री की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। इस झटके के बावजूद एन्क्रिप्शन विधि पुरानी हो गई थी और बाराकोडा के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मॉड्यूल की ताकत के सामने कोई मौका नहीं था। जब वेस ने फाइलों पर नजर डाली तो उन्हें लैब के विकास का दस्तावेजीकरण करने वाले बहुत सारे नोट्स के साथ साथ कुछ योजनाएं भी मिलीं। डेटा चिप में शामिल लॉग 3 महीने की अवधि में फैला। एक बार जब वेस ने योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया तो उन्हें अंततः पता चल गया कि यह प्रयोगशाला किताबों से हटकर क्यों संचालित होती है। शोधकर्ता एक ग्रेसर राइफल विकसित कर रहे थे। नहीं, उन्होंने पहले ही एक कार्यशील मॉडल विकसित कर लिया है। इस योजना के अनुसार वे अपने तीसरे पुनरावृत्ति पर काम कर रहे थे। डिट्रिच ने अपनी मुट्ठी उसके कॉकपिट पर मारी। यदि एमटीए को पता चला कि उन्होंने एक व्यवहार्य ग्रेसर राइफल की योजनाएं पुनः प्राप्त कर ली हैं, तो वे बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। गामा किरण लेजर के लिए एक ग्राजर कम पड़ गया। ग्राजर्स को नियमित लेजर की अति सक्रिय शाखा के रूप में माना जा सकता है।
प्लाज्मा में हवा को प्रज्वलित करने की प्रवृत्ति के कारण अधिकांश वायुमंडलीय स्थितियों में एक ब्रासर बीम का प्रदर्शन खराब रहा। एक ब्रासर में कई विशेष विशेषताएं थीं जिसके कारण एमटीए इस हथियार प्रकार पर एक मंद दृष्टिकोण रखता था। सबसे पहले उन्होंने अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्र की। युद्ध के मैदान पर उन्हें व्यावहारिक बनाने के लिए एक मेक ग्रेट ब्रासर ने पर्याप्त मात्रा में बिजली की खपत की। एक ब्रासर बीम बाधाओं के ठीक बीच से गुजरती है या अगर वे किसी घनी चीज के सामने आती है तो उसे उड़ा देती है। ब्रासर का अधिक घातक उपयोग इसके भेदन गुणों का लाभ उठाना था। एक काफी मजबूत ब्रासर हमेशा अपनी कुछ गामा किरणों को एक बाधा से पार करने में सफल होता है। ब्रासर उन लोगों को विकिरणित करने में सक्षम थे जो मेक के कॉकपिट के अंदर खुद को सुरक्षित समझते थे। किसी इंसान को मौत के घाट उतारने में ब्रासर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का केवल एक अंश ही लगता है। जिस किसी को भी इस तरह से विकिरण की घातक खुराक मिली उसके बचने की संभावना बहुत कम थी जब तक कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवाएं न मिलें। केवल सर्वोत्तम अस्पताल ही विकिरण विषाक्तता से निपटने के लिए सुसज्जित थे। वेस को यकीन था कि इस बेस को विकसित किया गया था और उसने ब्रासर राइफलें समुद्री डाकुओं को बेच दी। बदले में समुद्री डाकुओं ने अंतरिक्ष यान के चालक दल को विकिरणित करने के लिए एक सुविधाजनक साधन के रूप में ब्रासर राइफल्स का उपयोग किया। इससे लोग तो मारे गए लेकिन सामान बरकरार रहा। निश्चित रूप से समुद्री डाकुओं को अवशिष्ट विकिरण को साफ करना था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि गामा किरणें उस संबंध में अल्फा या बीटा किरणों जितनी खराब नहीं थीं। संक्षेप में वेस इस शोध का उपयोग नहीं कर सका। इसे बेचने का प्रयास तो दूर की बात है। पायरेटेड मेक का उत्पादन एक बात थी, किसी गैरकानूनी हथियार का उत्पादन करना बिल्कुल अलग मामला था। आइए अलग की गई राइफल को नष्ट करें। वेस ने एक पल के विचार के बाद सुझाव दिया, इसमें शामिल होना एक बुरा विचार है। आइए जब आप ब्लैकमेल सामग्री बेचते हैं तो वर्जित हथियारों का जिक्र भी न करें। डायट्रिक अपने हैरियर में रुक गया और उसने अपने दिमाग में लाभों का वजन किया। आपने यह नहीं बताया कि आप पुनर्प्राप्त की गई फाइलों के साथ क्या करेंगे। क्या आप इन्हें रखने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूं कि यह मुझे बर्बाद कर सकता है, लेकिन मैं शोध के इस मूल्यवान संग्रह को जाने नहीं दे सकता। वेस ने अपनी आंखों में भूख के साथ उत्तर दिया, इससे पहले कि आप एमटीए को बुलाएं, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मेरा किसी भी वर्गजना को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं पारंपरिक लेजर हथियारों के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए डेटा का उपयोग कर सकता हूं। वेस आग से खेल रहा था, यह वे दोनों जानते थे। शायद डिट्रिच को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को अन्य मामलों की ओर मोड़ने से पहले केवल संक्षिप्त रूप से आपत्ति जताई। तथ्य यह है कि डिट्रिच को पता था कि वेस ने शोध जारी रखा है। इससे पायलट को कुछ लाभ मिला। जब भी उसे ऐसा महसूस होता, वह वेस की रिपोर्ट एमटीए को कर सकता था या इसे ब्लैकमेल के रूप में अपने सिर पर रख सकता था। डिट्रिच को यह नहीं पता था कि वेस का इरादा सभी फाइलों को मैक डिजाइनर सिस्टम में स्थानांतरित करने का था। सिस्टम के हालिया अपग्रेड के साथ इसने अपनी प्रोग्रामिंग को छिपाने की क्षमता हासिल कर ली है ताकि यह एक अनिर्हित डिजाइनर ऐप की तरह दिखे। यहाँ तक कि एमटीए भी वेस के साथ कुछ नहीं कर सका यदि उनके पास ठोस सबूत नहीं थे। फिलहाल वेस को अपने रिश्ते के बिगड़ने की उम्मीद नहीं थी। यात्रा उन्हें करीब ले आई और इस यात्रा से होने वाली कमाई ही पायलट को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। चलो सामान पैक करो और घर जाओ। अध्याय 114। खजाने के साथ पीछा करते हुए बाराकुडा बेजजान सितारा प्रणाली से बाहर निकला और घर वापस जाने के मार्ग का अनुसरण किया। वेस और डिट्रिच दोनों अपने लाभ से संतुष्ट थे।
लकी भोजन के वादे से संतुष्ट था और मास्टर ओल्सन के उपहार को चबाने के लिए वापस चला गया। शेष यात्रा के दौरान वेस अपने भौतिकी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौशल में सुधार करने के लिए वापस चला गया। सोसाइटी की स्टार लाइब्रेरी ने कई किताबें पेश की जिन्हें वेस मुफ्त में उधार ले सकता था। उन्होंने अपने ज्ञान आधार का तेजी से विस्तार करने के लिए इस विशेषाधिकार का उदारतापूर्वक उपयोग किया। डॉर्टमुंड को वापस एक साथ लाने के लिए यह आवश्यक था कि वह जानता था कि वह किसके साथ काम कर रहा है। अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौशल में सुधार करने से उन्हें डॉर्टमुंड के ब्लूप्रिंट को समझने में मदद मिली। इससे उन्हें अपनी अस्थायी पुनर्निर्माण योजना को परिष्कृत करने और कुछ प्राथमिक गलतियों से बचने की अनुमति मिली। दोनों कौशलों को अप्रेंटिस स्तर पर अपग्रेड करने के कुछ ही समय बाद जहाज ने अलार्म बजा दिया। वेस ने तुरंत डॉर्टमुंड के ब्लूप्रिंट के प्रक्षेपण को बंद कर दिया और पुल की ओर दौड़ पड़े। लकी और डिट्रिच कुछ सेकंड बाद पहुंचे। क्या हाल है वेस? डायट्रिच ने अपने ढीले सुनहरे बालों को खुजलाते हुए पूछा। मैंने सोचा कि यह एक हल्की बसावट वाली जगह होगी। प्रणाली हल्के से निवास हुआ या नहीं, लेकिन बाराकुडा ने जीवन में आने वाले बहुत से निष्क्रिय इंजन हस्ताक्षरों का पता लगाया। बाराकुडा केवल 15 मिनट पहले ही इस प्रणाली के किनारे पर पहुंचा। उनके प्रवेश के बाद समन्वित प्रतिक्रिया पास के क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न हुई। जहाज हमारे जयकारों का जवाब देने से इनकार कर रहे हैं, वेस ने गंभीर रूप से कहा। यह कहना सुरक्षित है कि वे अच्छे इरादे से नहीं आ रहे हैं। समुद्री डाकू डिट्रिच थूक। आमतौर पर वे एक या दो स्क्रैप का आनंद लेता था, लेकिन जिन जहाजों और मशीनों को वे ले जाता था उनकी संख्या उनसे काफी अधिक थी। क्या कोई रास्ता है जिससे हम बिना लड़े बच सकते हैं? वेस एक कंसोल के पीछे बैठ गया और नंबर चलाने लगा, यह मानते हुए कि समुद्री डाकू जहाज अपनी अधिकतम गति से गति कर रहे हैं। अगर हम दौड़ना शुरू कर दें तो वे हमें पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। मेरा जहाज उनके जहाज से बहुत तेज है। वेस ने बाराकुडा को चारों ओर घूमने और तारा प्रणाली के किनारे से आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसके इंजन पर्याप्त शक्ति के साथ बढ़ने लगे। एक आधुनिक कारवेट के रूप में उनका जहाज मैल के हाथों में पड़े किसी भी जंगरोधी जहाज से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम था। ये समुद्री डाकू काफी पेचीदा होते हैं। हमारे इंजन की श्रेष्ठता के बावजूद हमारे पास ज्यादा बढ़त नहीं है। हमारे आगमन से पहले ही समुद्री डाकू जहाजों ने बैलिस्टिक प्रक्षेपपथ का अनुसरण कर लिया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समुद्री डाकुओं की शुरुआत हो चुकी है। यदि मेरा जहाज सिर्फ एक मानक तीसरे दर्जे का कारवेट है, तो एफटीएल में संक्रमण से पहले वे हमारे जहाज से आगे निकलने में सक्षम हो सकते हैं। बाराकुडा के एफटीएल इंजन को अपनी साइकिलिंग प्रक्रिया पूरी करने में केवल 2 घंटे लगे। एक नियमित कारवेट को ऐसा करने में कम से कम 3 घंटे लग सकते हैं। समुद्री डाकुओं को इस विसंगति के बारे में पता नहीं होना चाहिए। जबकि वे अभी भी करीब आने के बारे में सोच रहे हैं, हम पहले ही उन्हें अलविदा कह देंगे। यहाँ तक कि जब उन्होंने उनकी स्थिति बताई, तब भी वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। एक डिजाइनर के रूप में वे जहाजों के बारे में बहुत कम जानते थे। उदाहरण के लिए, समुद्री डाकू जहाज शक्तिशाली कम दूरी के बूस्टर रिजर्व में रख सकते हैं। उन्हें उनकी यांत्रिक टुकड़ी पर भी विचार करना पड़ा, जिस सापेक्ष गति के साथ हम काम कर रहे हैं। यदि समुद्री डाकू जहाज कोई आश्चर्य नहीं छिपा रहे हैं, तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे उन्हें पकड़ सकें। हम संभवतः यह देखेंगे कि मैं इस खोज में शामिल हो रहे हैं। जहाज हमें पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। उनके मैचेस के बारे में क्या? वेस ने कैलकुलेटर में कुछ नए नंबर डाले।
हमें मध्यम या भारी मशीनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल हल्की मशीनें ही बाराकुंडा से आगे निकलने की संभावना रखती हैं, और ऐसा तभी होता है जब वे गति के लिए तैयार हों। यह अच्छी खबर थी। वे अधिकांश हार्डवेयर की उपेक्षा कर सकते हैं और प्रकाश यंत्रों को बंद करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि पीछा करने में गति केंद्रित प्रकाश उपकरणों की संख्या अभी भी हवा में थी। वेस को संदेह था कि वे उनमें से आधा दर्जन से अधिक का सामना करेगा। इस आकार के समुद्री डाकू गिरोह के पास बहुत अधिक हल्के हथियार नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर वे मक्खियां पकड़ना चाहती हैं, तो वे आसान लक्ष्य होंगी। डिट्रिच को एक बार एहसास हुआ कि उसे केवल मुट्ठी भर पीछा करने वाले हल्के मेघ से निपटना है। आखिरकार मुझे अपनी निशानेबाजी का अच्छा उपयोग करना पड़ा। इस समय स्थिति धीमी और लंबी दौड़ में बदल गई। सेंसर प्लॉट से पता चला कि बाराकुडा की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन अगर जहाज अपने सिस्टम को चालू रख सकता है, तो वह इसे सिस्टम से बाहर कर सकता है। मुख्य बात यह थी कि बिना किसी नुकसान के आने वाली लाइट मशीनों को रोक दिया जाए। बाराकुंडा एक कारवेट था, जिसका अर्थ था कि यह मुख्य रूप से गति पर केंद्रित था। उसके डिजाइनरों ने कभी भी उसके कवच को प्राथमिकता नहीं दी। पीछा करने वाले कुछ लोगों द्वारा किया गया संकेंद्रित अवरोध उसके कमजोर पिछले हिस्से को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। वेस और डिट्रिच ऐसी स्थिति को रोकना चाहते थे जहां कारवेट को बहुत अधिक क्षति होने के कारण गति बढ़ाने से रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि समुद्री डाकू थ्रस्टर्स को गंभीर क्षति पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो बाराकुडा को नुकसान होगा। दोनों व्यक्ति हैंगर खाड़ी में उतरे। डिट्रिच ने कॉकपिट में प्रवेश किया और गहरे अंतरिक्ष कार्यवाही के लिए अपने हैरियर की सेटिंग्स को अनुकूलित किया। उन्हें पहले से ही शून्य गुरुत्वाकर्षण में लड़ने का कुछ अनुभव था। इस बीच वेस ने हैरियर के बाहरी हिस्से की कुछ जांच की और यह सुनिश्चित किया कि एरियल में एक वैक्यूम में विशिष्टता के अनुरूप काम करता है। अंतरिक्ष युद्ध में कई बारीकियां शामिल थीं। वेस ने इस क्षेत्र में केवल सतह को खरोंचा। उन्होंने केवल सीमित मात्रा में ही सुधार लागू किए। लकी अपने माले के पास ही रहा। एक रत्न बिल्ल के रूप में आगामी लड़ाई में उनकी भूमिका वेस को सुरक्षित रखने की थी। जहाज के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में लकी को अपने पसंदीदा भोजन से दूर किया जाना पसंद नहीं आया। लीमर में अपने व्यापक पुनर्निर्माण के कारण हैरियर वर्षों में अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थी। वेस ने कुछ सप्ताह पहले ही मेक का निरीक्षण किया था, इसलिए मेक संरचनात्मक रूप से मजबूत था। मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता, अंततः वेस ने कहा जब वे हिमेज से पीछे हट गया। मैं पुल पर लौटूंगा और कप्तान की सीट से जहाज का प्रबंधन करूंगा। आपको कामयाबी मिले। हैरियर ने धीरे से अपनी बैलिस्टिक राइफल के बट पर थप्पड़ मारा। हाँ, मैं कुछ ही समय में वापस आऊंगा। बस यह सुनिश्चित कर लें कि मेरे पास अभी भी लौटने के लिए एक जहाज है। वेस ने लकी को साथ लेकर कार्गो बे छोड़ दिया, मध्य डेक पर लौट आया। पुल पर पहुंचने के बाद उसने नेविगेटर बोर्ड को कैप्टन की कुर्सी से जबरदस्ती उतार दिया और सीट पर अपने लिए दावा कर लिया। उन्होंने समुद्री डाकुओं का एक प्रक्षेपण बुलाया और उनका विस्तार से अध्ययन किया। पीछा कर रहे कारवेट और हल्के वाहन जर्जर दिख रहे थे। रखरखाव और पैचवर्क मरम्मत की कमी के कारण वेस को यह गलत धारणा बनी कि ये जहाज टूटने वाले हैं। सच में समुद्री डाकू जहाजों ने बहुत सारी रचनात्मक इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया। पीछा करने वाले अधिकांश जहाजों में अतिरिक्त थ्रस्टर लगे हुए थे, जिससे उन्हें अतिरिक्त किक मिलती थी। ये पेशेवर भाड़े के सैनिक नहीं हैं जो समुद्री लुटेरों के रूप में काम कर रहे हैं। वेस ने प्रत्येक जहाज के निर्माण को स्कैन करने के बाद डायट्रिच को कुम पर सूचित किया। उनकी गुणवत्ता में कमी आई, जिससे पता चला कि इस गिरोह के पास वेब बाजार तक पहुंच नहीं थी।
यदि जहाज केवल इतनी ही गति बढ़ाने में सक्षम है तो उन्हें अच्छी तरह से वित्त पोषित भी नहीं किया जाता है। डिट्रिच के पुल से जुड़ते ही एक स्पीकर में जान आ गई। वे कितने मेक ले जा रहे हैं? वे केवल 5 हल्के परिवहन लाए हैं जिनका वे संभवतः यांत्रिक वाहक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक के पास लगभग 4 से 6 मैच के लिए जगह होनी चाहिए, इसलिए वे अधिकतम 30 मैच लाए हैं। उनमें से केवल कुछ ही गति केंद्रित प्रकाश उपकरण थे, लेकिन यदि जहाज की गति धीमी हो जाती है तो संख्या अभी भी मायने रखती है। इस जानकारी से वे समुद्री डाकू गिरोह की उत्पत्ति का अनुमान लगाने में सक्षम था। ये क्षेत्रीय समुद्री डाकू हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई पीछे से उनका समर्थन कर रहा है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं जिसे मैंने लीमर पर नाराज किया हो। वे दम्भी लोग अरकॉन मार्काई की अद्भुत विशिष्टताओं से अच्छी तरह परिचित हैं। वे मेरे रास्ते में जो भी बल भेजेंगे उसमें कम से कम तेज जहाज शामिल होने चाहिए। उन्हें संदिग्ध निगम द्वारा भेजा जा सकता था जो हमें मिली ग्रेसर राइफलें बेचता था। मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि उन्होंने मान लिया कि हम उनके अवैध लेन देन के बारे में जानते हैं तो उन्हें हमारे ऊपर और अधिक समुद्री डाकू फेंकने चाहिए थे। दोषी अंतःकरण वाले सीईओ की आदत होती है कि जब किसी को पता चलता है कि उन्होंने बड़ी योजनाओं में से एक को तोड़ दिया है तो वे अतिरंजित प्रतिक्रिया करते हैं। मुझे लगता है कि मैच के सामने आने के बाद हमें निश्चित रूप से पता चल जाएगा। यदि वे ग्रासर्स से लैस हैं तो हम बर्बाद हो गए हैं। वेस का मानना था कि ऐसा नहीं था। वे महज मूर्खतापूर्ण भाग्य के कारण एक यादृच्छिक समुद्री डाकू बेड़े से टकरा जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे हर उस जगह मौजूद हैं जिसकी आपने उनसे कम से कम अपेक्षा की थी। वे एपटीएल से बाराकोडा के उद्भव के ठीक बगल में इंतजार कर रहे थे। इसे संयोग से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अंतरिक्ष की प्रकृति के कारण समुद्री डकैती के संकट को मिटाना असंभव था। जब भी सत्ता में कोई उन्हें मिटाना चाहता था तो चूहे तारा प्रणालियों के बीच विशाल स्थान में भाग आते थे। उनके कंसोल ने एक अलर्ट बीप किया। आखिरकार समुद्री डाकुओं ने उसके जहाज की जय जयकार की। वेस को पता नहीं था कि जब समुद्री डाकू कप्तान सामने आएगा तो क्या उम्मीद की जाएगी। उसके गंदे पुल के अंदरूनी हिस्से ने अच्छे दिन देखे थे। मेक डिजाइनर ने सांचे के पैच का भी पता लगाया, कुछ ऐसा जो किसी भी सब इंजीनियर को भयभीत कर देना चाहिए। तुम कौन हो बच्चे? दाढ़ी वाले समुद्री डाकू ने अपना जख्मी चेहरा खुजलाते हुए पूछा। मेरे पास जूनियर्स के साथ खेलने का समय नहीं है। अभी अपने कप्तान को लाइन पर लाओ। मेरा नाम वेस लार्किंसन है। आप बाराकोडा के कप्तान और मालिक से बात कर रहे हैं। आप? समुद्री डाकू ने बाराकोडा के पुल को अच्छी तरह से देखा। ओह, मैं देख रहा हूँ। आप उन अमीर लोगों में से एक हैं जो बड़े बुरे ब्रह्मांड में वीरतापूर्वक काम कर रहे हैं। खैर, अपने दादाजी को आपको सबक सिखाने दीजिए कि आपको एस्ट्रल वोल्व्स पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सबसे पहले अपने क्षतिग्रस्त इंजनों को तुरंत बंद कर दें। वेस ने अपनी नर्वसनेस को मजबूत करने और उम्मीद है कि समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए अपनी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। आप जैसे लोगों को मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है। क्या आपने हाल ही में समाचार देखा है? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं मास्टर कार्मेन ओल्सन का प्रशिक्षु हूँ। फ्राइडे कोएलिशन से एक मास्टर मेक डिजाइनर। मुझे छुओ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर जाओगे। उनकी तुलनात्मक युवावस्था और कांपती आवाज ने उनके अनुभव की कमी को उजागर किया। हाँ 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 हाँ, उस छोटे बच्चे को अपने माता पिता को पुकारते हुए देखें। खैर, दादाजी यहाँ हैं और मैं आपको अवश्य सांत्वना दूंगा। तो आप उन बेवकूफ मेक डिजाइनरों में से एक हैं।
मैं अपने पिछले मस्तिष्क को बिखेरने के बाद एक नया उपयोग कर सकता था। समुद्री डाकू कप्तान स्वर की तरह हंसता रहा और कनेक्शन काट दिया। अराजक समुद्री डाकू वास्तव में किसी खतरे से नहीं डरते थे। उनका आत्मविश्वास अंतरतारकीय अंतरिक्ष की गहराई तक वापस जाने की उनकी क्षमता से आया, जहां निकटतम तारा प्रकाश वर्ष दूर था। कोई भी पारंपरिक शक्ति उनका पता नहीं लगा सकी। केवल मेक ट्रेड एसोसिएशन और कॉमन फ्लीट एलायंस के पास इन चूहों को ट्रैक करने की तकनीक थी। व्यवहार में किसी भी संगठन ने छोटे अपराधियों का पीछा करने की रहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपने शक्तिशाली बेड़े और यंत्रों को केवल तभी जगाया जब किसी ने बड़ी वर्जनाओं में से किसी एक का उल्लंघन किया। एक बार जब समुद्री डाकुओं का परिवहन बाराकोडा के काफी करीब आ गया तो एस्ट्रल वोल्व्स ने अपने अंतरिक्ष यान मेच लॉन्च किए। 27 मेच एक साथ प्रकट हुए और रॉकेट से आगे बढ़े। अंतरिक्ष के लिए अनुकूलित मेक्स में आमतौर पर शक्तिशाली उड़ान प्रणालियां शामिल होती हैं। हालांकि सहन शक्ति में उनकी तुलना किसी अंतरिक्ष यान से नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है। थ्रस्ट टू मास अनुपात ने उन्हें कम दूरी तक दौड़ने की अनुमति दी, जब तक कि उनकी ईंधन और ताप क्षमता बनी रही। पीछा करने वाले समुद्री डाकू दो अलग अलग समूहों में अलग हो गए। अधिकांश में लंबी अवधि के लिए धीमी गति वाली मशीनें शामिल थीं। दूरी के बावजूद लेजरों से लैस लोगों ने बाराकोडा पर गोलीबारी शुरू कर दी। दूरी में के कंपन और उनके हथियारों की अंतर्निहित खामियों के कारण लेजर किरणें भाग रहे कारवेट को हिट करने में सक्षम नहीं थीं। फिर भी जब तक वे अपनी लेजर फायरिंग करते रहेंगे, उन्हें भाग्यशाली हिट मिल सकती है। हमारी सवारी आग की चपेट में है। इस सीमा पर वे मुश्किल से ही हम पर हमला कर पाते हैं। वेस ने डिट्रिच को आश्वस्त किया, हालांकि उसने हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। हमारा कारवेट निरंतर हमले का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन यह अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है। अभी के लिए लेजरों पर ध्यान न दें। चूंकि डिट्रिच के हैरियर के पास बैलिस्टिक राइफल थी, इसलिए वह जवाबी कार्यवाही करने में सक्षम नहीं था। लाइट स्पीड हथियार के रूप में लेजर अंतरिक्ष के निर्वात में बहुत चरम सीमा पर हमला करने में सक्षम थे। प्रक्षेपीय हथियारों ने अपेक्षाकृत शांत हूथन वेग के कारण अपनी प्रभावशीलता खो दी। यह शर्म की बात है कि हमारे पास रेलगन या गॉस राइफल नहीं है। इस प्रकार के उन्नत प्रक्षेपीय हथियारों में भारी मात्रा में पंच और थूथन वेग होता है। अपनी उच्च बिजली खपत और सख्त भौतिक आवश्यकताओं के कारण वे पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत अधिक महंगे थे। यहाँ तक कि दूसरे दर्जे के राज्यों ने भी कभी कभार इन हथियारों का इस्तेमाल किया। वेस अभी योजना पर अड़े हुए हैं। उसने देखा कि उसके जहाज पर प्रकाश की 5 चमकीली किरणें आ रही हैं। वह जानता था कि वे उन हल्की मशीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वास्तविक खतरा पैदा करती हैं। डिट्रिच को जल्दी सॉर्ट करने और उसके हैरियर को व्यर्थ में अपनी गर्मी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जब समुद्री लुटेरों ने अपनी पूरी क्षमताएं प्रकट कर दी, वेस ने अपने मॉडल को अपडेट किया और कुछ अतिरिक्त संख्याएं प्राप्त की। डिट्रिच, यदि प्रकाश यंत्र अपनी वर्तमान गति बनाए रखते हैं, तो वे लगभग आधे घंटे में अत्यधिक प्रभावी सीमा तक पहुंच जाएंगे। हमें बस 23 मिनट चाहिए। उन्हें मेरे जहाज पर हमला न करने दें। वह बहुत लंबा है। मैं उन्हें लगभग 10 मिनट तक रोक सकता हूं, लेकिन देर सबेर मेरी पत्रिकाएं खत्म हो जाएंगी। मुझे कम से कम एक बार वापस जाकर पुनः आपूर्ति करने की आवश्यकता है। इससे जहाज खतरे में पड़ जाएगा। कार्गो बे की हैच जहाज के निचले हिस्से में रखी गई है। एक बार जब मैं इसे खोलता हूं, तो एक लेजर मेरे द्वारा वहां छिपाकर रखे गए मूल्यवान डोरटमुंड भागों को नष्ट कर सकता है। जब तक आप अपने जहाज की गति नहीं बढ़ा सकते, कोई अन्य विकल्प नहीं है। या तो आपका प्रिंटर खराब हो जाएगा या हम पूरा जहाज खो देंगे।
समुद्री डाकू हमले ने उनके सभी लाभ खतरे में डाल दिए। बाराकोडा के अतिरिक्त कमरे पहले से ही लूटे गए हिस्सों से भरे हुए थे। हालांकि कार्गो बे में अधिकांश लूट का सामान रखा हुआ था। वेस ने उन्हें प्रबलित केबलों के साथ डेक पर सुरक्षित सरल बक्सों में संग्रहित किया। यह उन्हें गंदे ढेर में छोड़ने से केवल एक कदम ऊपर था। आखिरकार वेस को झुकना पड़ा और हैरियर की बैलिस्टिक राइफल के लिए अतिरिक्त रिलोड तैयार करना पड़ा। हैरियर की रोकथाम के बिना प्रकाश यंत्र उसके जहाज पर हमला करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कुछ ही समय बाद समुद्री डाकू अपना पहला हमला करने में सफल रहे। लेजर किरण से केवल बाराकोडा का पिछला पैनल झुलसा था, लेकिन अभी और भी कुछ आना बाकी था। नेविगेटर बॉट, कृपया चकमा देना शुरू करें। बाराकोडा ने अपना पाठ्यक्रम समायोजित किया। वह सीधे उड़ने के बजाय 4 दिशाओं में बुनने लगी। इससे समुद्री डाकुओं का पूर्वानुमानित लक्ष्यीकरण विफल हो गया, जिससे उन्हें एक हिट हासिल करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ी। वेस को उम्मीद थी कि उसने अपने जहाज के लिए पर्याप्त समय खरीदा है। अध्याय 115। सूक्ष्म भेड़िए। एक अंतरतारकीय जहाज को सबसे बुरे खतरों में से एक समुद्री डाकुओं से निपटना पड़ता है। जगह बड़ी थी, इसलिए उनसे टकराने की संभावना नगण्य होनी चाहिए। वास्तव में समुद्री डाकू बेड़े पड़ोसी स्टार सिस्टम में तैनात पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने अंदर और बाहर जाने वाले सभी यातायात का निरीक्षण किया, और जब भी कोई जहाज समुद्री डाकू बेड़े की प्रणाली में संक्रमण करने का इरादा रखता था, तो वे गैलेक्टिक नेट के माध्यम से अपने मालिकों को सूचित करते थे। इससे समुद्री डाकू बेड़े को दूसरे छोर पर अपने बेखबर पीड़ितों के लिए स्वागत समारोह तैयार करने की अनुमति मिल गई। एफटीएल यात्रा से जुड़ी अंतर्निहित अनिश्चितताओं के कारण यह हमेशा काम नहीं करता था। कभी कभी आने वाले जहाज समुद्री डाकुओं से लाखों किलोमीटर दूर पहुंच जाते थे। बाधाओं को ध्यान में रखते हुए वेस का अंत और भी बुरा हो सकता था। एस्ट्रल वोल्व्स ने उसके गंतव्य की सटीक रूप से योजना बनाई, और यहाँ तक कि इस दूरस्थ तारा प्रणाली में उसके प्रवेश बिंदु की भविष्यवाणी करने के लिए अपने पर्यवेक्षक से टेलीमेट्री भी ली। दौड़ने की शुरुआत के साथ चाल ने उसके पीछा करने वालों की क्षमताओं पर और जोर दिया। हम यहाँ नौसिखियों के साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये भेड़िए अनुभवी लुटेरे हैं। मैं नहीं मानता कि हमने उनकी गतिविधियों का पूरा दायरा देखा है। बाराकोडा का पिछला हिस्सा हिल रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि शत्रु पायलट परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में सफल रहे और अपनी अग्नि दर को अधिकतम टिकाऊ सीमा तक बढ़ा दिया। हालांकि इससे उनकी सटीकता को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आग की तीव्र मात्रा ने अनिवार्य रूप से उनके आकर्षण को प्रभावित किया। पासा फेंकने और छक्का पाने की संभावना कम थी। समुद्री डाकू यह जानते थे, इसलिए उन्होंने फेंक दिया पासा तेजी से। बाराकोडा के शस्त्रागार में कुछ भी उन्हें धीमा या उनके शॉट्स को कम नहीं कर सका। जबकि मानव अंतरिक्ष के अंदर चलने वाले जहाजों को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं थी। वे चाहते थे कि उनका जहाज सुरक्षा स्क्रीन या अफिटर बूस्टर जैसे कई रक्षा उपायों के साथ आए। भले ही उन्होंने भयानक मात्रा में ऊर्जा खर्च की हो, समुद्री डाकुओं को उसके जहाज पर हाथ डालने देने से यह बेहतर था। जैसे जैसे घड़ी धीमी होती गई, उसके जहाज पर तनाव बढ़ता गया। मोटे कवच का दावा करने के कारण बाराकोडा अब तक कायम रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहाज, यहाँ तक कि एक भारी मशीन भी उनके द्वारा प्राप्त पूर्ण सुरक्षा की मात्रा की तुलना में फीकी है। यह 2 पैरों वाली युद्ध मशीन और तारों को पार करने के लिए बनाए गए एक स्वनिहित पारिस्थितिकी तंत्र के बीच आंतरिक अंतर था। फिर भी अंतरिक्ष यान की अखंडता की सीमाएं थीं। जबकि लंबी दूरी की लेजर आग अपने व्यापक फैलाव के कारण गंभीर क्षति से निपटने में सक्षम नहीं थी, उन्होंने बाराकोडा के पिछले हिस्से को नरम कर दिया।
यदि प्रकाश यंत्र सीमा में आ जाते और उन्हें अपनी आग पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जाती, तो जहाज आसानी से इंजन टूटने का शिकार हो सकता था। वेस ने यह पता लगाने की सख्त कोशिश की कि समुद्री डाकुओं को पीछे हटाने के लिए वह अपनी ओर से क्या कर सकता है, लेकिन असफल रहा। उनका जहाज मूल रूप से एक गौरवशाली आनंद नौका था, इंटरस्टेलर रेंज के साथ एक सुपर स्पोर्ट्स शटल। लाइट मेक रेंज में आने तक 3 मिनट लगेंगे। क्या आप कुछ मक्खियों को मारने के लिए तैयार हैं? जब से हम इस मूर्खतापूर्ण तारा प्रणाली पर पहुंचे हैं तब से मैं तैयार हूं। अच्छा, मैं 30 सेकेंड में कार्गो बे हैच खोल रहा हूं। कृपया यथाशीघ्र समाधान करें। मैं आवश्यकता से अधिक समय तक आंतरिक भाग को उजागर नहीं करना चाहता। डिट्रिक आगामी लड़ाई की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। उनके हैरियर ने मोबाइल फायर सपोर्ट के रूप में सबसे अच्छा काम किया और आमतौर पर लाइन को पकड़ने के लिए अध्ययन यंत्रों पर निर्भर थे। वह अपने साथी के जहाज की रक्षा करने की कोशिश करने के लिए उत्सुक नहीं था, जबकि उसकी संख्या 5 से 1 से अधिक थी। मैं एक डिजाइनर शायद रिमोट और बसे हुए स्टार सिस्टम के माध्यम से नेविगेट करने के लिए खुद को चतुर समझता है, लेकिन यह उन्हें प्रतिशोध के साथ वापस काटने के लिए आया था। अब मैं एक पायलट को गंदगी के बाद सफाई करनी थी। सौभाग्य से उनके हैरियर को लीमर में व्यापक बदलाव प्राप्त हुआ। हो सकता है कि उसकी मशीन अपनी विशिष्टताओं को पार करने में सक्षम ना हो, लेकिन कुछ शॉट्स प्राप्त करने के बाद यह उसके नीचे से अलग नहीं होगी। मैं कार्गो बे का दबाव कम कर रहा हूँ। तैयार हो जाओ। आसन उद्घाटन से पहले कक्ष से हवा गायब हो गई। जब हैच नीचे खिसका तो जहाज की सारी हवा को बाहर निकलने देना न केवल बेकार था, बल्कि खतरनाक भी था। 10 सेकेंड बचे हैं। कुछ ही सेकेंड शेष रहने पर डिट्रिक अपने मित्र की समुद्री डाकुओं के हमलों में फंसने की प्रवृत्ति के बारे में बड़बड़ाने लगा। यह अब तक दूसरी बार था जब उनका सामना किसी से हुआ, और उन्होंने केवल एक ही चक्कर लगाया। समुद्री लुटेरों से टकराना इतना आसान नहीं होना चाहिए। एक बार जब वेंटिलेटर ने हवा को पूरी तरह सोख लिया तो हैच खुल गया। तारों का एक काला विस्तार दृष्टिगोचर हुआ। डायट्रिच ने दृश्य की प्रशंसा करने की अपनी प्रवृत्ति को दबा दिया और एक पल में जहाज से बाहर उड़ गया। जैसे ही उसने अपनी मशीन को लगातार गतिमान बाराकोडा के नीचे रखा, हैच उसके पीछे बंद हो गया। जहाज के साथ बने रहने के लिए हैरियर को अपनी राइफल को अपने धड़ से सटाकर एक अजीब क्षैतिज मुद्रा अपनानी पड़ी। मेक की मामूली उड़ान प्रणाली अभी तक कारवेट के साथ बनी हुई है। क्या बकवास है। आप लेजर किरणों की बारिश का जिक्र कर सकते थे। आराम करना। यह उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है। यदि आप उनकी आग को दूर करने में सफल हो जाएं तो यह सबसे अच्छा होगा। आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, इसलिए आप बहुत अच्छा धोखा देंगे। दूर स्थित कुछ यंत्रों ने वास्तव में अपना लक्ष्य हैरियर की ओर स्थानांतरित कर दिया। बैराज से निपटने के लिए डिट्रिच ने पहले ही अपने उड़ान पथ में कुछ यादृच्छिकता ला दी थी। वेस के पास अपनी सटीकता के बारे में कुछ बिंदु हो सकते हैं, लेकिन पायलट ने कोई जोखिम नहीं उठाया। उसने पहले से ही निकट आती रोशनी वाली मशीनों पर अपनी नजर जमा रखी थी। उनकी उड़ान प्रणालियां तारे की तरह चमकने लगीं क्योंकि उन्होंने अपने भागते शिकार को पकड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा या ईंधन खर्च किया। उनके अत्यधिक ताप उत्पादन से निपटने के लिए वियोज्य रेडिएटर पैनलों को उनके पीछे से बढ़ाया गया। एक निश्चित सीमा पार करने के बाद समुद्री लुटेरों ने अपने हथियार खोल दिए। ठोस गतिज प्रक्षेप्य और विस्फोटक गोले की हल्की बौछार ने बाराकोडा के कमजोर पिछले हिस्से को प्रभावित किया। डायट्रिच, हमें बस 5 मिनट की छिटपुट लेजर आग जितनी क्षति हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम केवल कुछ मिनट ही टिक पाएंगे। उन्हें मेरी पीठ से उतारो।
पायलट को क्या करना है यह जानने के लिए अपने साथी की डांट फटकार की जरूरत नहीं थी। उसने पहले से ही अपने शार्प शूटिंग मॉड्यूल को चालू कर दिया था और सभी 5 मेक पर फायर करने की तैयारी कर ली थी। उन्होंने निकटतम हवाई क्षेत्र में 3 प्रक्षेपणों का एक गोला दागा। समुद्री डाकू आने वाली गतिज स्लगों से घबरा गया, भले ही वे लक्ष्य के करीब कहीं नहीं उतरे। डिट्रिच ने पहले ही अपना लक्ष्य बदल लिया। उसकी राइफल ने सीसॉ मशीन पर 2 और फायर दागे। समुद्री डाकू की आलसी और पूर्वानुमेय चकमा देने के तरीके ने युवा पायलट को उसके पैरों पर एक नजर डालने की अनुमति दी। जब क्षति नगण्य थी, इसने समुद्री डाकू को पीछे हटने से डरा दिया। उसने बारी बारी से अन्य 3 मेचों की दिशा में कुछ शॉट्स भेजे। उन सभी ने अपना संयम वापस पाने के लिए अपनी आक्रामकता रोक दी। वह उनके निरंतर हमले को रोकने में सफल रहा और बाराकोडा को पंगु बनाने के उनके प्रयासों को बाधित कर दिया। एस्ट्रल वोल्व्स ने अपनी रणनीति को समायोजित किया। दूर के मध्यम मेचों ने बाराकोडा पर अपनी आग बरकरार रखी। उन्हें विश्वास था कि लेजरों द्वारा जहाज को निष्क्रिय करने में कुछ ही समय लगेगा। जहां तक हल्की मशीनों की बात है तो उन्होंने अपना ध्यान बटा दिया। उनमें से 2 ने बाराकोडा के खिलाफ अपनी आग जारी रखी, जबकि अन्य 3 ने अपने लक्ष्यीकरण सिस्टम को हैरियर पर स्थानांतरित कर दिया। अपनी खाल को बरकरार रखने के लिए डिट्रिच को अपनी उड़ान प्रणाली को ओवरलोड करना पड़ा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अन्य 2 मेक मेरी पूंछ से हटा दो। मैं यहाँ कुछ हद तक व्यस्त हूँ वेज। पायलट ने अपने नियंत्रण पर काम करते हुए पलटवार किया। उसने दुश्मन की सेनाओं को चौकन्ना रखने के लिए अपनी आग की दर बढ़ा दी। जहाज कैसा है? उसके इंजन नोजल बहुत अधिक गर्मी जमा कर रहे हैं। उसके पतवार पर गिरने वाले गोले भी मदद नहीं कर रहे हैं। इस बीच समुद्री डाकुओं के निंदनीय कौशल स्तर के कारण हैरियर को अब तक केवल खरोंचों और झटके का ही सामना करना पड़ा। चोरी का सहारा लेने वाले सामान्य बदमाश के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। भले ही वे शक्तिशाली थे, उनकी तंत्रिका संबंधी योग्यताएं निचले स्तर पर थीं। कोई भी सभ्य भाड़े का सैनिक इतना हताश नहीं था कि उन्हें अपने रैंक में जगह दे सके। एक शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर महत्व की बढ़ी हुई भावना के साथ बड़ा हुआ। निराशाजनक योग्यता, आलसी कार्य नैतिकता या गंभीर मनोवृत्ति समस्याओं वाले लोग जीवन को एक आदर्श के रूप में जीने के लिए राजी नहीं हो सकते हैं। उन कानूनों का सम्मान क्यों करें जिन्होंने उन्हें रोक रखा है, जबकि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। इन जैसे सुखवादियों और पतितों ने कभी भी अपने कौशल को निखारने में अधिक समय नहीं लगाया। लगातार गोलीबारी के बीच आने के बावजूद डिट्रिच ने चकमा देने का एक तरीका अपनाया जो उन राइफलमैनों के खिलाफ अच्छा काम करता था जो अपने लक्ष्यीकरण प्रणालियों पर बहुत अधिक भरोसा करते थे। इससे हिट होने की संभावना कम हो गई, लेकिन अनियमित गतिविधियों ने उनकी निशानेबाजी को भी प्रभावित किया। उसने उन मशीनों को नजरअंदाज कर दिया जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी और इसके बजाय उन मशीनों पर गोली चलाई जो बाराकोडा को परेशान करने में लगे रहे। 1 या 2 शॉट्स मुश्किल से काम करते थे, इसलिए डिट्रिच ने लगातार कमीनों पर अधिक दबाव डालने के लिए अपनी आग की दर बढ़ा दी। उसका गोला बारूद चिंताजनक दर से खत्म हो गया, लेकिन पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी पहली सफलता लगभग आकस्मिक रूप से प्राप्त की। उसने किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले उसे डराने के इरादे से सबसे दूर की रोशनी वाली जगह पर एक आकस्मिक वॉली चलाई। कुछ संयोग से 2 स्लग केंद्र में बिना सोचे समझे मज स्क्वायर से टकराने में कामयाब रहे। प्रभावित यांत्रिकी की खतरनाक गति ने नुकसान को बढ़ाकर उसके पक्ष में काम किया। एक स्लग सीधे ललाट कवच को चीरता हुआ कमजोर प्लेटों को कुचलता हुआ निकल गया।
उसके बाद आया दूसरा स्लग, इतना करीब भाग आया कि दरारों से फिसल गया और उसके किनारे अलग हो गए। डिट्रिच को खेद है कि उसके शॉट्स मैच को निष्क्रिय करने में विफल रहे, हालांकि इससे उसका पीछा रुक गया। इसकी उड़ान प्रणाली की शक्ति खत्म हो जाने के कारण क्षतिग्रस्त मशीन खराब हो गई। क्या मशीन ने वास्तव में बिजली खो दी या पायलट ने बस अपनी हिम्मत खो दी, कोई नहीं जानता था। किसी भी स्थिति में इसने डिट्रिच का काम आसान बना दिया। समुद्री लुटेरों ने मिसाइलें दागकर जवाब दिया। मध्यम यांत्रिकी से 50 से अधिक व्यक्तिगत मिसाइलें प्रक्षेपित की गईं जो अब तक रुकी हुई हैं। बाराकुडा तक पीछा करने और पकड़ने की आवश्यकता के कारण मिसाइलें वास्तव में बहुत तेज गति से यात्रा नहीं कर रही थीं। उन्होंने अभी भी एक बहुत ही वास्तविक खतरा प्रस्तुत किया है। उन मिसाइलों को मार गिराने की जरूरत है। बहुत सारी मिसाइलें हैं। डायट्रिक गुराता रहा क्योंकि वे प्रकाश मेचों का ध्यान भटकाता रहा, जो एक साथी समुद्री डाकू के अचानक खो जाने पर बहुत अधिक सतर्क होकर उड़ रहे थे। यदि आवश्यक हो तो अपनी पत्रिकाएं खाली कर दें। वे मिसाइलें न केवल उच्च विस्फोटक हैं, वे मेरे जहाज के एक विशिष्ट खंड पर हमला करने में भी सक्षम हैं। यदि आप मुझसे पूछें तो मैं उन समुद्री डाकुओं द्वारा गोली खाना पसंद करूंगा जो अपनी निशानेबाजी कक्षा में असफल हो गए, बजाय इसके कि घर लौट रही मिसाइलें मेरे थ्रस्टर्स को नष्ट कर दें। डिट्रिच को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा। यदि वह हल्के यंत्रों पर नरम पड़ जाता है तो वे अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अधिक आक्रामक तरीके से लड़ना शुरू कर सकते हैं। फिर भी वेस के पास मिसाइलों के बारे में एक बात थी। मेक पायलट ने अफसोस जताया कि उसकी मेक में ऐसी मशीन गन को शामिल करने की क्षमता नहीं थी जो मिसाइल रोधी ड्यूटी के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। उसने अपनी लक्ष्यीकरण सेटिंग बदल दी और मिसाइलों पर मशीनी आकार के स्लग फायर करना शुरू कर दिया। उनकी चपलता के बावजूद होमिंग प्रोजेक्टाइल को धारा के विपरीत तैरना पड़ा, जिससे डिट्रिच को अपने अधिकांश शॉट लगाने की अनुमति मिली। जबकि हैरियर ने मिसाइल झुंड को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया, अन्य मेक साहसी हो गए और अपनी आग को फिर से जहाज पर केंद्रित कर दिया। पायलट मिसाइलों को नष्ट करने की गति तेज करने के अलावा उनके अवसरवादी हमलों के बारे में कुछ नहीं कर सका। एक बार जब उसने आखिरी मिसाइलों को रोक लिया तो हैरियर जहाज पर वापस उड़ गया। वेस खोलो, मुझे एक चाहिए। पुनः आपूर्ति क्षतिग्रस्त है, सामान्य से अधिक तेजी से नीचे गिरा। वेस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। छिटपुट शॉट कमजोर उद्घाटन के करीब आकर भी हैरियर वापस अंदर उड़ गया। हैच के दोबारा बंद होने से पहले एक लेजर जहाज के आंतरिक बल्कहेड को झुलसाने में कामयाब रहा। वेस ने थक कर पुल से फिर बात की। मैं चाहता हूं कि आप यथाशीघ्र वहां से वापस आएं। पिछला भाग लगभग कवच से बाहर है और थ्रस्टर्स भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मुझे पता है, मैं पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं। डिट्रिच ने जल्दी से अपनी पुरानी पत्रिकाएं हटाते हुए उत्तर दिया। हवा की अनुपस्थिति के कारण खाली डिब्बे बिना आवाज के गड़गड़ाहट के साथ डेक पर उतरे। पुनः आपूर्ति के बीच में बाराकुडा एक सेकेंड के लिए कांप उठा। वह क्या है? यह थ्रस्टर की खराबी का परिणाम है। मैंने दोषपूर्ण घटक को काम करते रहने के लिए मजबूर किया है, लेकिन इससे इसके लंबे समय तक चलने पर कोई लाभ नहीं होगा। कृपया वहां वापस आएं। डिट्रिच ने आखिरी पत्रिकाएं उठाने की रहमत नहीं उठाई। हैच खोलो, मैं बाहर जा रहा हूं। हैरियर हैच से बाहर निकला और पीछा कर रहे समुद्री डाकुओं पर आक्रामक तरीके से गोलीबारी की। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। एक ही समय में सभी मेचों को दबाने के उनके पिछले कार्य ने उन्हें रोकने में बहुत कुछ नहीं किया। जब उसने एक मशीन को निष्क्रिय कर दिया तभी दुश्मन के पायलट थोड़ा पीछे हट गए। आप लोग खून देखना चाहते हैं
तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह व्हेलर क्या कर सकता है।